रूटीन जान लीजिए जो आपको रोज रोज करना है। रूटीन मतलब जो काम हमें रोज रोज करना है उसे हम रूटीन कहते हैं। ठीक है, जैसे स्पोकन इंग्लिश किस चीज का रूटीन है? ये स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, लेकिन सिर्फ स्पोकन नहीं ना सीखना है, स्पोकन के साथ साथ हमें रिटन भी सीखना है। क्योंकि पढ़ लिख कर क्या करेंगे? ऑफिसर बनेंगे, टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो वहाँ लिखना पड़ेगा कि नहीं? लिखना पड़ेगा ना। तो सिर्फ स्पोकन नहीं सीखना, स्पोकन के साथ साथ रिटन भी सीखना है। मतलब आपकी लिखावट इतनी सुंदर होनी चाहिए, इतनी सुंदर होनी चाहिए कि आपका लिखावट देख कर ही आपका सिलेक्शन हो जाए कहीं। ठीक है, चलिए इस पर हम डिस्कस करेंगे। यानी कि स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ, स्पोकन इंग्लिश मतलब बोलचाल की अंग्रेजी, तो स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ बोलचाल की अंग्रेजी के साथ साथ हमें रिटन भी देखना है। और रोज रोज हमें कौन सा काम करना है, क्लास में कौन काम करना है और घर पर कौन कौन काम करना है, ऑफलाइन के बच्चों को कौन कौन काम करना है और ऑनलाइन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन के बच्चे हैं, उन्हें कौन कौन काम करना है, ये समझ लेना जरूरी है। ठीक है, तो याद रखना है, वन मतलब एक, आवर मतलब घंटा, और कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप, बातचीत। ठीक है, तो 1 आवर हम लोग क्या करेंगे? डेली जो है कन्वर्सेशन करेंगे। क्या करेंगे? डेली कन्वर्सेशन करेंगे। और कन्वर्सेशन करने का बहुत सारे साधन हैं, बहाना नहीं चलेगा। बहाना बिल्कुल ही मेरे क्लास में नहीं चलेगा। एट इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, इस प्लेटफॉर्म पर बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। हम तरीका बता दे रहे हैं। अगर कोई फेस टू फेस बात करने वाला मिल गया, मैम ध्यान दीजिए, अगर फेस टू फेस बात करने वाला कोई आपको मिल गया फैमिली में, क्योंकि हम कोर्स जो देते हैं उसका नाम क्या है? फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। तो फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या जहाँ जॉब करते हैं वहाँ भी लोग हैं। तो आमने सामने कोशिश करना है कि 1 घंटा हम बात करें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, इंग्लिश बोलने वाला कोई नहीं मिलता है, ना परिवार में मिलता है, ना फ्रेंड सर्किल में मिलता है, स्कूल में नहीं मिलता है, कॉलेज कोचिंग में नहीं मिलता है, या जहाँ जॉब करते हैं वहाँ नहीं मिलता है, तो मोबाइल है ना, जो मोबाइल पर गप्पे मारते हैं। ठीक है, बहुत सारे आशिक लोग भी हमसे जुड़ा हुआ है, रात रात भर जगह रहता है, रात रात भर जगह रहता है भैया। तो जो अननेसेसरी बात आप हिंदी में करते हैं, तमिल में करते हैं, भोजपुरी में करते हैं, उड़िया में करते हैं, बंगाली में करते हैं, कोशिश कीजिए कि सामने वाले से इंग्लिश में बात करें। ठीक है, आपकी आशिकी भी हो जाएगी और इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख जाएंगे। सही है गलत? और आशिक लोगों के लिए तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक दूसरे को इंप्रेस करने के चक्कर में इंग्लिश सीख जाएगा। सही है गलत? सही ना? तो पहला मैंने क्या पॉइंट बताया कि आमने सामने फेस टू फेस बात कर लीजिए, और दूसरा पॉइंट क्या बताया? फोन पर बात कर लीजिए। कॉल जब कीजिए तो शुरू कीजिए इंग्लिश में कि हेलो नेहा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। अब ये मत पूछिए कि सर नेहा कौन है, काल्पनिक नाम है, राइट? हेलो रोशनी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, शुरू कर दीजिए। हेलो आफ्ताब, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, शुरू कर दीजिए। जो नाम है जिससे आप बात कर रहे हो, वो दोस्त हो सकता है, आशिक हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका कोई हो सकता है। हमारा मतलब है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सिखाने से, राइट? कोई दिक्कत? तो ये काम कर लेंगे फेस टू फेस, आ नहीं तो मोबाइल पर। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 1 आवर रिटेन। रिटेन समझ रहे ना? मतलब खेत का जोताई नहीं होगा, खेत में बीज नहीं डालेंगे तो फसल का उम्मीद कैसे करेंगे? तो 1 घंटा रिटेन, 1 घंटा रिटेन, यानी कि 1 आवर रिटेन। तो ऑफलाइन जो जुड़े हुए हैं यहाँ 1 घंटा पढ़ लेंगे, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं क्लास पर कर लेंगे, राइट? एप्लीकेशन से पढ़ लेंगे, और नहीं तो यूट्यूब से पढ़ लेंगे, लेकिन 1 घंटा डेली पढ़ना है। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद कह रहा है कि 1 पेज हिंदी एंड 1 पेज इंग्लिश। पेज का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं ना? नोटबुक की बात हम कर रहे हैं, नोटबुक। तो 1 पेज आपको हिंदी का हैंड राइटिंग लिखना है, और 1 पेज जो है इंग्लिश का हैंड राइटिंग लिखना है।
ताकि आपकी लिखावट अच्छी रहे। गांधी जी का नाम सुने हैं ना, यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी। गांधी जी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती थी, गांधी जी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती थी, तो गांधी जी अपने ऑटोबायोग्राफ में लिखे हुए हैं कि हैंडराइटिंग इज गॉड गिफ्टेड, हैंडराइटिंग इज गॉड गिफ्टेड। सच्चाई ये है कि गांधी जी अपने कमी को छिपाए हुए हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर बचपन से हैंडराइटिंग वो सुधारे होते तो उनकी हैंडराइटिंग अच्छी रहती। सही है गलत? जैसे देखिए मारिया है, माही है, कितना सुंदर लिखती है। साहिल को ले लीजिए, साहिल जब हिंदी लिखता है या इंग्लिश लिखता है तो लगता है कि छाप दिया है, लगता है कि प्रिंटिंग मशीन से छापा हुआ है उसकी इंग्लिश। समझ रही है ना? तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप चाहते हैं कि बेस्ट स्पीकर भी बने और आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो, सुंदर हो, तो डेली जो है वर्क करना। ये राय सिर्फ आप लोग को मैं नहीं दे रहा हूँ, स्कूल संचालकों को भी ये राय है, पेरेंट्स को भी ये राय है। जो भी हैंडराइटिंग सुधारना चाहता है या इंग्लिश पर कमांड करना चाहता है या अपने बच्चों से ये उम्मीद करता है, हर स्कूल के प्रिंसिपल चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश में बात करें, उनकी हैंडराइटिंग सुंदर हो, तो उस पर ध्यान देना है। जो एडवाइस दे रहे हैं वो काम करना है। डेली एक पेज हिंदी, एक पेज इंग्लिश, ठीक है? अगर आप अदर स्टेट से हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी के हैंडराइटिंग पर ध्यान देंगे, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है जैसे तमिल, बंगाली, ओडिया, मराठी, कोई दिक्कत? तो उसका एक एक पेज लिखिए, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि फेयर नोटबुक। नोटबुक समझते हैं? नोटबुक मतलब जिसको आप लोग कॉपी कहते हैं, तो कॉपी मतलब होता है नकल करना, कॉपी मतलब नकल करना। तो नकल करना मतलब चीटिंग करना, ठीक है? चीटिंग नहीं करना है। नोटबुक आपके पास होना चाहिए, जो कुछ भी आपकी पढ़ाई हो रही है, जैसे 1 आवर रिटन होगा ना, तो उसका क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, कि चूँकि फेयर बहुत ज़रूरी है, फेयर बहुत ज़रूरी है। जब भी दिमाग से कुछ शब्द आउट हो जाए, कोई तथ्य जो है आउट हो जाए, तो तुरंत फेयर देख लेंगे, फिर हम फ्रेश हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर की तरह। ट्रांसफार्मर समझते हैं? एक मेरा सवाल है, जो लोग साइंस के बच्चे हैं उनसे मेरा सवाल है, इलेक्ट्रिक यूज करते हैं ना घर पर, तो ट्रांसफार्मर यूज होता है पोल पर, इलेक्ट्रिक पोल पर। तो ट्रांसफार्मर का वर्क क्या है बताएंगे? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर? मैम बताएंगी? एनीबॉडी? जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको कमेंट में बताना है। क्या लाइट को? नो, लिसन केयरफुली। व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ ट्रांसफार्मर? ठीक है? जहां से इलेक्ट्रिक जहां से चलता है ना, क्योंकि वायर क्या है? वो रास्ता है। जैसे आप दिल्ली जाते हैं तो रोडवे से जाते हैं, तो रोड रास्ता है, आना तो जो है ट्रेन से जाते हैं, तो पटरी क्या है? रेल क्या है? रास्ता है। हवाई मार्ग से जाते हैं तो ऊपर भी जो है रास्ता बना हुआ है। आप कहेंगे सर ऊपर कहाँ रास्ता दिखता तो है नहीं, तो एटीसी का नाम सुने हैं? एटीसी। तो एटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बोलिए। एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। याद रखें, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ऊपर से भी रास्ता दिया जाता है तभी जो है प्लेन उड़ता है। ये नहीं मत समझिए कि जहाँ मन करे वहाँ उड़ा लेंगे, तो जहाँ मन करेगा वहाँ उड़ा लीजिएगा तो ऊपर ही प्लेन जो है क्रैश कर जाएगा, ठीक है ना? उसको एटीसी बोलते हैं। सिमिलरली जो वायर होता है ना, वो बिजली का क्या है? पावर का क्या है? रास्ता है, पावर का रास्ता है। तो जहाँ से पावर चलता है, जिसको आप बिजली कहते हैं, ठीक है ना, जहाँ से चलता है ना तो बहुत स्पीड में चलता है, कुछ दूरी जाते जाते उसका पावर सीज हो जाता है। जैसे आपको दौड़ने के लिए कहा जाए, दौड़ने के लिए कहा जाए तो जिस स्पीड से शुरू में जो है दौड़ना शुरू करेंगे, क्या अंत में उसी स्पीड में दौड़ते रहेंगे? नहीं ना, स्पीड घटेगा कि नहीं? आप खाना खाते हैं, मान लें कि 4 रोटी खाते हैं, आपके प्लेट में 4 रोटी पड़ा हुआ है, खाना शुरू किए, तो क्या लगता है कि पहला रोटी जितना इंटरेस्ट के साथ खाएंगे, चौथा रोटी भी खाएंगे उतना ही इंटरेस्ट से? नहीं। जैसे जैसे पेट भरते जाएगा वैसे वैसे हमारा खाने का जो है स्पीड घटते चला जाएगा। सही है गलत?
सिमिलरली इलेक्ट्रिक के साथ होता है, पावर के साथ होता है, ठीक है ना। तो वायर से चलता है, वही उसका रास्ता है। जो जिस स्पीड से चला था तो कुछ दूर जाते जाते उसका स्पीड कम हो जाता है, तो वहाँ ट्रांसफार्मर बैठा दिया जाता है। फिर जो है इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पर आकर स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर होता है, और वहाँ से उतना ही स्पीड में आगे चलता है जितना स्पीड में वहाँ से चला हुआ था। देखिएगा, जब बल्ब जो है एकदम डिम जलता है, ज़्यादा लाइट नहीं देता है, तो लोग कहता है कि ट्रांसफार्मर यहाँ ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पावर वहाँ जाके स्टोर होगा और फिर वहाँ से उतना ही स्पीड में आगे बढ़ेगा जितना स्पीड में जहाँ से वो चला था। डू अंडरस्टैंड? बहरहाल हम क्या बता रहे थे आप लोग को? फेयर कॉपी, ठीक है ना। तो इंग्लिश अगर बोलना चाहते हैं तो ये सारे चीज़ आपके पास होनी ही चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ देखो कह रहा है कि नोट। नोट मतलब होता है विशेष, खास, विशेष, खास। तो यहाँ पर 23 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। जो क्लास हम दे रहे हैं छोटे बच्चों का, ये फैमिली पैक कोर्स है, इसमें हम 23 क्लास जो है चला चुके हैं। आज का क्लास स्पेशल डिमांड पर जो है चलाने वाले हैं। बहुत सारे, लगभग 5000 से ज़्यादा बच्चे कमेंट किए हैं कि सर आर्टिकल का कंसेप्ट क्लियर करा दीजिए। आर्टिकल मतलब ए, एन और द, ठीक है। वॉइस का कंसेप्ट क्लियर करा दीजिए और नरेशन का भी कंसेप्ट क्लियर करा दीजिए। दैविक भी कह रहा था ऑफलाइन में। क्या दैविक? नरेशन का कंसेप्ट समझना है ना, तो अभी याद दिलाइएगा, 3 चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, राइट। चलिए, तो यहाँ तक समझ गए आप। आपको इसके लिए 2 नोटबुक की आवश्यकता है, 2 नोटबुक की आवश्यकता है, ठीक है ना। एक नोटबुक चाहिए किसके लिए? हैंड राइटिंग के लिए, और एक नोटबुक चाहिए हाँ फेयर के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर दिए 1 और यहाँ पर 1, और दोनों को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 नोटबुक्स चाहिए, एक फेयर के लिए और दूसरा हैंड राइटिंग के लिए। एनी डाउट? तो अब करेंगे ना ये वर्क। अगर इतना वर्क कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती है, नहीं रोक सकती है, नहीं रोक सकती है। तो 2 ही आदमी से मेरा रिक्वेस्ट है, एक स्कूल संचालक, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, चेयरमैन जो भी है, ठीक है ना। क्योंकि हर चौक चौराहे पर इंग्लिश मीडियम स्कूल चलते हैं, लेकिन बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। और सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल ही नहीं चलते हैं, बल्कि टोटल के टोटल बुक्स भी इंग्लिश मीडियम होते हैं, फिर भी बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। समझ में नहीं ना। लेकिन बीबीसी पब्लिक स्कूल के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं या नहीं? बोलते हैं ना। लगभग 2000 स्कूल को गाइड हम करते हैं ऑल ओवर इंडिया। सारे स्कूल के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। अगर कोई ऐसा स्कूल संचालक है, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, उनको लगता है कि सर हमें भी गाइड कीजिए, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है। लिख दूं? ठीक है, 9852435774, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि सर हमें भी गाइड कीजिए, हमारे स्कूल के बच्चों को भी गाइड कीजिए, तो मैं गाइड करने के लिए तैयार हूं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। क्योंकि मेरा नारा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। तो इस नारे को पूरा करने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। और अभी हम एडवाइस क्या दे रहे थे? स्कूल संचालक, पेरेंट्स, क्या एडवाइस दे रहे थे? कि आपके बच्चे 100% इंग्लिश बोलेंगे, बशर्ते कि आप जो ट्रिक हम बताए हुए हैं, जो 23 चैप्टर ना, इसको पूरा करा दीजिए। ये यूट्यूब पर भी ये लेक्चर अपलोड है, और मेरे एप्लीकेशन यानी कि ऐप पर भी अपलोड है। और बड़े बच्चों को इंग्लिश सीखना है, तो बड़े बच्चों के लिए हम वर्ड फॉर्मेशन में एक एक ट्रिक से 10-10 हज़ार वर्ड मीनिंग हम बनाए हुए हैं, राइट और रॉन्ग। और उस पर जो है 170 रूल हम पढ़ा भी चुके हुए हैं, राइट ना। आज तो स्पेशल डिमांड वाला क्लास है, स्पेशल डिमांड। कुछ ऑफलाइन के बच्चे भी डिमांड किए हैं और ऑनलाइन के बच्चे भी डिमांड किए हुए हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेयर कंप्लीट रहेगा, सब चीज़ कंप्लीट रहेगा। आगे बढ़े?
चलिए, आज का क्लास कौन सा हो जाएगा? कौन क्लास है? स्पेशल क्लास है, स्पेशल बच्चों के लिए, है ना। और ऑफलाइन में स्पेशल बच्चा कौन है जी? दैविक है। 3 चैप्टर को आज हम क्लियर करेंगे। कितने चैप्टर? 3 चैप्टर। पहला आर्टिकल, दूसरा वॉइस, तीसरा नरेशन। ठीक है, चलिए चॉइस आपकी रहेगी। पहला जो आर्टिकल का कंसेप्ट समझना चाहेंगे, वॉइस का या नरेशन का या सीरियली? सीरियली, क्योंकि ये आप लोग को छोटा लग रहा होगा, है ना। ऐसे थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा वॉइस, और उससे बड़ा नरेशन। क्योंकि नरेशन के बारे में लोग कहता है कि लोहे का चन्ना चबाना। लोहे का चन्ना चबाना मतलब बहुत ही डिफिकल्ट होना, कठिन होना, लेकिन एकदम चुटकी बजाते ही हम नरेशन भी समझा देंगे और वॉइस भी समझा देंगे, राइट। अंग्रेजी में एक सेंटेंस आता है कि मॉर्निंग शोज द डे। मॉर्निंग शोज द डे मतलब सुबह बताता है कि दिन कैसा होगा। और हमारे बिहार में एक बड़ी पॉपुलर जो है कहावत है कि फरहर लइका डॉट डॉट करते समय पहचाने जाते हैं। अब जो बिहार से होगा समझ जाएगा या समझ गया होगा कि डॉट डॉट के जगह पर क्या भरेंगे। फरहर मैंने समझ रहे ना, फरहर भोजपुरी शब्द है, अंग्रेजी में इसको एक्टिव बोलते हैं, हिंदी में फुर्तीला बोलते हैं। ठीक है, यानी कि फरहर लइका डॉट डॉट करते में पहचान आ जाता है। तो डॉट डॉट के जगह पर क्या भरेंगे आपको कमेंट में बताना है, राइट। चलिए अब एक बात बताओ बाबू, आर्टिकल। सबसे पहले आप लोग को बताना है कि आर्टिकल जो है क्या है, किसे कहते हैं, राइट। बता सको तो बता दो, नहीं तो हम तो हैं ही यहां पर। किसी को पता है? अच्छा, मतलब पता है लेकिन अधूरा पता है ना, इसलिए जो है जुबान खुल नहीं रहा है। हम पूरा बता दे रहे हैं, राइट। चलो, आर्टिकल जो है नाउन। नाउन समझते हैं ना? नाउन समझते हैं, ठीक है। तो नाउन एक नहीं होते हैं, बहुत सारे नाउन हैं। सही है गलत? बहुत सारे नाउन हैं। लेकिन आर्टिकल का यूज किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग होता है। क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, ए और एन का मतलब होता है एक। तो वैसा नाउन जो काउंटेबल हो, काउंटेबल मतलब काउंट माने गिनना, एबल माने के योग्य, के लायक, मतलब वैसा नाउन जो गिनने के योग्य हो, गिनने के लायक हो, उसी के पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? आर्टिकल जो है अपने आप में कुछ नहीं होता, ये डिटरमाइनर का जो है पार्ट्स है। किसका पार्ट है? डिटरमाइनर्स का पार्ट है। नाउन के पहले जो कुछ भी लग जाए, सम लग जाए, एनी लग जाए, ठीक है ना, फ्यू लग जाए, ए लग जाए, एन लग जाए, द लग जाए, ये सब क्या है? डिटरमाइनर्स है। क्या है? डिटरमाइनर्स है। तो डिटरमाइनर्स हम पढ़ा नहीं रहे हैं। जिस दिन डिटरमाइनर्स पढ़ाएंगे वो एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, ये मेरा वादा है। याद रहेगा? आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल। तो हम वैसे नाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसे हम गिन सकें, काउंटेबल नाउन की चर्चा कर रहे हैं। कोई दिक्कत? अब देखो, जो काउंटेबल नाउन है उसमें एग्जाम्पल के तौर पर अपने आप को आप लोग ले लो, अपने आप को ले लो, और अपने आप में से एक सेकंड एग्जाम्पल ले लो दूल्हे को या दुल्हन को। दूल्हा दुल्हन समझ रहे हैं ना? ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम। ब्राइड मतलब दुल्हन और ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा। दूल्हे राजा जो सेहरा बांध कर चलता है ना,
है ना, हजारों के साथ में जाता है और उधर से वो शेरनी के तरह अकेले चली आती है। कुछ दिन तक जो है डरी रहती है कि पता नहीं यहाँ का माहौल क्या है, और उसके बाद जब अपना रूप दिखाती है तो ये सब 1000 आदमी पर अकेले भारी पड़ती है। अरे तो मूर्ख है सब जो कहता है कि एक बिहारी 100 पे भारी। हम तो कहते हैं कि एक नारी सब पर भारी, एक नारी सब पर भारी, नारी शक्ति। राइट, चलिए तो समझ में आ रहा है बाबू। एक दूल्हे को एग्जाम्पल के तौर पर ले लो या एक दुल्हन को, ठीक है। जब उसको ड्रेस पहनाते हैं शादी के दिन, ड्रेस पहनाते हैं, वेडिंग ड्रेस, वेडिंग ड्रेस माने शादी वाली ड्रेस, निकाह वाली ड्रेस, ठीक है। तो जो ड्रेसवा पहनाते हैं ना, वही समझ लीजिएगा आर्टिकल, ए और एन समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत। जैसे इसको समझो, जैसे मान लो कि अ बॉय या अ गर्ल, ठीक है। तो बॉय भी नाउन है और गर्ल भी नाउन है। ये लगा है कि नहीं दोनों के पहले, ए बॉय या ए गर्ल। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये ड्रेस हो जाएगा, ये कपड़ा हो जाएगा। किसका? नाउन का। जैसे आप लोग भी कपड़ा पहने हैं, मैं भी कपड़ा पहना हूँ, और दूल्हा और दुल्हन की एग्जाम्पल दे रहे थे, उन्हें भी कपड़ा पहनाया जाता है। तो जैसे आप कपड़ा पहनिएगा तो आप सुंदर लगते हैं। अब कपड़ा खोल दिया जाए किसी का, वो सुंदर दिखेगा जी, अकटेर बकटेर दिखने लगेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। राइट, चलिए तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बाबू, ये आपका कपड़ा हो गया, आपका ड्रेस हो गया, आपका यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन क्या ब्यूटी पार्लर वाला सिर्फ कपड़ा पहना कर छोड़ देती है? ब्यूटी पार्लर वाली सिर्फ कपड़ा पहना कर छोड़ती है? नहीं छोड़ती है। आपका मेकअप करती है, पेंटिंग करती है, सही ना? बोलिए। तो पेंटिंग जो करते हैं ना, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। पेंटिंग में जो होगा वो एडजेक्टिव हो गया। ध्यान दो यहाँ पर, इसको हम ले लेते हैं, गर्ल को ले लेते हैं। राइट, अब यहाँ पर हम कहेंगे ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है बाबू। तो ये जो है इस गर्ल का क्या है, ड्रेस है, और ब्यूटीफुल क्या हो गया, इसका जो है हाँ मेकअप का सामान हो गया। इसका क्या हो गया, मेकअप का सामान हो गया, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है, ये हो गया आर्टिकल और ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया नाउन। अब जो ऊपर कह रहे थे कि गर्ल, तो ये अच्छा लग रहा था या ये अच्छा लग रहा है, अ ब्यूटीफुल गर्ल, कौन अच्छा लग रहा है बता दो खुद से। तो मतलब ड्रेस पहनी थी तो थोड़ा सा कम अच्छा लग रही थी, अब जो है उसको डेकोरेट कर दिया गया, पेंट कर दिया गया, मेकअप कर दिया गया, तो थोड़ा सा अच्छा हो गया ना, ठीक है। और जैसे वो मेकअप कर देती है ना, तो उस पर देखिएगा मेकअप के ऊपर मेकअप होता है। जैसे आप दाल भात सब्जी खा रहे हैं, दाल भात भुजिया खा रहे हैं, आज थोड़ा सा दालवा में घी डाल दीजिए, या रोटी चपाती समझते हैं ना, रोटी भुजिया या दाल खा रहे हैं, रोटियां पर थोड़ा सा घी लपेट दीजिए या दाल में थोड़ा सा घी डाल दीजिए, तो टेस्ट बढ़ जाता है, घटता है, बढ़ जाता है। राइट, तो मेकअप करने के बाद जो ब्यूटिशियन, जो ब्यूटी पार्लर वाली होती है, वो और भी मेकअप करती है। अरे महंगा महंगा मेकअप नहीं होता है, एगो टेम्पोररी काम चल जाता है। राइट, या स्प्रे वगैरह मार दीजिए, जब चलेगी तो जो है खुशबू मारते हुए चलेगी, ठीक है ना। अगल बगल के लोग ढिमलाते चलेगा, जिधर जाएगी उधर लोग ढिमला जाएगा। राइट, जैसे जो है शाहजहाँ ढिमलाए थे मुमताज़ पर, बेवकूफ़ कहीं के जो है ताज महल बना दिया, ठीक है ना। सारा का सारा पैसा जो है ताजमहल में घुसा दिया। और इसका रिएक्शन क्या हुआ, रिप्लाई में क्या मिला कि जब उसका बेटा को पता चला, अरे इतना बड़ा यश बाप है मेरा, तो उन्हीं को कैदी बना दिया कि कमबख्त तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि बेटा भी जिंदा है, उसका काम कैसे चलेगा, सही ना। शाहजहां को कैदी कौन बनाया, औरंगजेब बनाया, बनाया ना। चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे कि वही जो घी वाली बात बोल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, चलो घी वाली बात में
वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। समझिए बाबू, कंसेप्ट समझिए, क्योंकि आप हमको छेड़ दिए हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे हमको छेड़ दिए हैं कि सर ग्रामर क्यों नहीं पढ़ाते हैं। अरे भाई ग्रामर पढ़ाएंगे, लेकिन ग्रामर से ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश स्पीकिंग। बहुत सारे ग्रामरियन है हमारे समाज में, हमारे देश में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उसके बावजूद भी ना वो खुद इंग्लिश बोलते हैं और ना बच्चे उनके इंग्लिश बोल पाते हैं। इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग ज़रूरी था, इसलिए उस पर हम ध्यान दे रहे थे। ग्रामर को समझोगे, ग्रामर क्या होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर ध्यान दो। अब देखो इसमें एक वर्ड जुड़ गया, क्या चीज़, वेरी। अब ये घी का काम करेगा, सोने पर सुहागा का काम करेगा। मतलब मेकअप तो हो गया है, दुल्हन ड्रेस पहन ली, मेकअप भी कर ली और उस पर सब स्प्रे मार दिया जाएगा। या मेकअप वाली क्या करेगी कि और भी कुछ उसमें एक्स्ट्रा मतलब अपनी पूरी क्षमता लगा देगी। जैसे भगवान क्या करते हैं, कुछ लोगों को फुर्सत में बनाते हैं। हाँ देखिए, वो कुछ पहन लेगा, 100 रुपया मीटर का भी कपड़ा पहन लेगा, कुछ भी कोई भी कपड़ा पहन लेगा, सुंदर दिखेगी। हम लड़की की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं। एक एक लड़कियाँ हैं कि पूरा पहन आइएगा, पूरा मेकअप कर दीजिएगा, फिर भी वही दिखेगी। हाँ जो है, रियलिटी कैन नेवर बी हिडन। लड़कों के साथ लेकिन बड़ी धोखा होता है, लड़कों के साथ बहुत धोखा होता है। कौन करता है, ब्यूटी पार्लर वाले। हाँ शादी के दिन जो है सब मेकअप वेकअप कर देता है या कर देती है ब्यूटी पार्लर वाला, ठीक है ना। लड़का तो बाप रे बाप खुश हो जाता है कि वाह क्या गजब के मिली हुई है, ठीक है ना, दुर्गा जी मिल गई है, खुश होकर हाँ माला डाल देता है। आज जब विदाई करके घर पर लेकर जाता है, ठीक है ना, सुबह में क्या करती है, वैसे तो कोई लड़की के पास हिम्मतें नहीं, औकाते रहे कि जो है अपने फेस पर जो है किसी पार्टी फंक्शन में कहा दीजिए कि चलो हम अपना, कोई मेल कह दे कि चलो हम अपना क्या करते हैं, हाँ फेस धो रहे, हाँ फेस वॉश करते हैं, हाँ तुम भी धो लो। कोई लड़की नहीं, बाप रे 20,000 का देकर आई है पार्लर में धोएगी। और लड़कों को क्या है, कुछ है, वो तो बस पानी मारा, अब बाल झाड़ा वारा चल दिया। सही है ना, सही ना। तो लड़कों और लड़कियों में ये मेजर डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस माने बड़ी अंतर। पुल योर लेग, ओके, बहुत बड़ी अंतर होता है। कोई दिक्कत बोलिए। तो लड़कों के साथ बहुत बड़ी धोखा होता है। जैसे लड़की मारती है, सुबह में लड़का कंफ्यूज रहता है, रे इसी को लाए थे क्या हम, आगे कोई दूसरी लाए थे, ठीक है। फोन भी करता है कि अबे तुम लोग वही भेजा है ना जी जिसको हम मालवा डाले थे, आगे रात में चेंज कर दिया है। तो उधर से भी हो सकता है कि साली होगी तो फ़ोन करेगी कि फैशन के इस दौर में गारंटी ना बाबा ना, फैशन के इस दौर में गारंटी ना बाबा ना, राइट। बहरहाल यहाँ पर समझ लो। अब ये घी का काम करेगा, वो ये स्प्रे मार दो, चुंबक की तरफ लोगों को खींचेगा, कोई दिक्कत, वो स्प्रे लग जाएगा ना तो बाप रे, ड्रेस भी अच्छा है, मेकअप भी अच्छा है, और जब स्प्रे हुआ कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसको खींचेगा, जिधर से गुजरेगी ना उधर जो है लोग का दिल धड़केगा कि क्या गजब गॉड इसको बनाया है, राइट। चलो जी, तो ये वेरी जो है किसका काम करता है, घी का काम करता है। अब देखो कौन अच्छा लग रहा है, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब एक बहुत ही सुंदर लड़की, ठीक है। तो एक नाउन को बेहतरीन बनाने के लिए आर्टिकल की भी जरूरत है, एडजेक्टिव की भी जरूरत है आर्टिकल के साथ साथ, और उसके साथ साथ एडवर्ब की भी जरूरत है। वेरी क्या है, एडवर्ब है। खुद से डिसाइड कर लो कि ए अ गर्ल अच्छा लग रहा है, अ ब्यूटीफुल गर्ल अच्छा लग रहा है, या अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल अच्छा लग रहा है। कौन अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। देखो अब इसको भी नहीं पढ़ते हैं, हाँ ये जो लिखे हैं ना इसको भी पढ़ते हैं, हाँ वेरी, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है इसका एक हम क्लास दे देंगे, उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ना नौ मन होगा ना राधे नाचेगी, कोई दिक्कत। अब देखो बात आती है आर्टिकल को, ये तो हम सिर्फ समझा रहे थे, ये टेलर था, क्या था, टेलर था। अब देखो वो आर्टिकल जो है दो तरह के, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट।
ठीक है, लिख दें? एक डेफिनिट, एक इनडेफिनिट। तो डेफिनिट में कौन कौन आता है? द आता है डेफिनिट में, और इनडेफिनिट में ए और एन आता है। क्लियर? द किस में आता है? डेफिनिट आर्टिकल में। लिख दें यहाँ पर डेफिनिट, डी से डेफिनिट और ए से आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। और ये हो जाएगा हाँ इनडेफिनिट, आई, याद रहेगा ना? डी फॉर डेफिनिट, ए फॉर आर्टिकल, और डी फॉर सॉरी आई फॉर इनडेफिनिट और ए फॉर आर्टिकल। कोई दिक्कत? समझना जरूरी है कि देखो ए और एन, ए और एन इस दोनों का हिंदी क्या होता है? एक होता है। ठीक है, और यहां समझना जरूरी है कि इस द को जो है कहीं पर द पढ़ते हैं और कहीं पर जो है दी पढ़ते हैं। ठीक है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं फिर इधर आते हैं। ठीक है, समझ में रही है? चलो, तो अब सवाल उठता है कि सर द कहां पढ़ेंगे और दी कहां पढ़ेंगे? ठीक है, तो 26 समझते हैं? 26 लेटर्स। किसकी बात हम कर रहे हैं बताओ? 26 लेटर्स, यानी कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26, जिसमें से 5 क्या होता है? वॉवेल्स होते हैं। क्या होते हैं बाबू? वॉवेल होते हैं। ठीक है, 5 क्या होता है? वॉवेल होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल है ना? तो अगर वॉवेल लेटर से कोई वर्ड शुरू हुआ हो, कौन सा वर्ड? काउंटेबल नाउन, ये भी याद रखना है। कौन सा वर्ड? काउंटेबल, मतलब जिसको हम गिन सके और एक ही हो। काउंटेबल नाउन हो, एक हो, मतलब सिंगुलर हो, और उसका पहला लेटर क्या हो? वॉवेल हो, वॉवेल। तो उसके पहले क्या पढ़ते हैं? उसके पहले हम दी पढ़ते हैं। याद रहेगा? एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, जल्दी बोलो। जैसे एन, ऑरेंज, गौर करो, ऑरेंज, तो यहां ओ से शुरू हो रहा है ना? ओ क्या है? वॉवेल है ना? वॉवेल बता रहे थे ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ओ आ रहा है ना? अरे ए, ई, आई, ओ जोड़ डालो, ओ आ रहा है ना? ठीक है, तो देखो, तो ओ से शुरू हो रहा है ना, तो यहां पर एंड लगाएंगे, एंड ऑरेंज। और देखो तो ऑरेंज जो है एक है कि ज्यादा है? एक है, मतलब सिंगुलर है। क्योंकि देखो ए और एन का मतलब होता है एक से जब अधिक हो जाएगा तो ए और एन लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब एक होता है। इज दैट क्लियर? अब जैसे एप्पल ले लो, हाँ एन एप्पल। अम्ब्रेला ले लो, कोई दिक्कत? चलो, अब सवाल उठता है कि सर ये हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? एन। लेकिन यहां पर जानना था आप लोगों को क्या चाहिए? यहां पर जानना क्या था आप लोगों को? टेक्निकल गड़बड़ी है बाबू, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। यहां जानना था क्या चीज़? क्या जानना था? कि दो को द कहा और दो को दी कहा, ये जानना था ना। दो को द कहा, दो को दी कहा, ठीक है ना? तो यहां पर जो है जब ये वॉवेल के पहले लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं बाबू? हाँ, वॉवेल के पहले लगा रहे हैं तो इसको हम दी पढ़ते हैं। और कॉन्सोनेंट के पहले लगा रहे हैं तो क्या पढ़ते हैं? द पढ़ते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, जैसे हॉर्स और डॉट डॉट ऑरेंज, समझिए इस चीज को। तो ओ से शुरू हो रहा है, तो ओ क्या है? वॉवेल है ना? क्योंकि अभी क्या बता रहे थे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर क्या होता है? वॉवेल होता है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर
वॉवेल होता है, और ये वॉवेल से शुरू होने वाले काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो, एक हो, ठीक है ना। तो ए और एन में हम जाएंगे जो अभी बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर पहले द का कंसेप्ट समझ लेना जरूरी है, राइट। तो यहाँ पर जो है देखो, तो किस किस से, ओ से शुरू हो रहा है, वॉवेल है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको डी पढ़ेंगे। और यहाँ एच का है, कंसोनेंट है, तो 5 लेटर छोड़कर ये क्या हो जाएगा, कंसोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर द पढ़ेंगे, ठीक है। एक लड़का मेरे पास पढ़ता था ऑफलाइन क्लास में, रोज मुझे परेशान करता था, कहता था कि सर टहे मतलब क्या होता है, सर टहे मतलब क्या होता है। काफ़ी भीड़ रहती थी क्लास में, तो हम जवाब नहीं दे पाते थे, ठीक है। एक दिन मुझे लगा कि अगर जवाब नहीं देंगे तो इसको थोड़ा सा मेरे बारे में गलत सोचेंगे, सर जो है कुछ पूछते हैं तो जवाब नहीं देते हैं। हम कहे बेटा ये वर्ड आज तक हम सुने नहीं है, टहे, स्पेलिंग बताओ। तो कहा सर THE। हम कहे बेवकूफ़ कहीं का, इसको टहे नहीं पढ़ते हैं, इसको द पढ़ते हैं। इसी को पूर्व बोल रहा था, इसी को बोल रहा था THE, इसी को वो टहे पढ़ रहा था, टहे। तो आप लोग को टहे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हाँ द पढ़ना है, नहीं तो दी पढ़ना है। जहाँ जैसा वहाँ वैसा अपना काम करता है, याद रहेगा। वॉवेल के पहले लगा रहे दी, कॉन्सोनेंट के पहले लगा रहे तो द। एक जगह और दी पढ़ते हैं, लिख दें, एक जगह और जो है क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। पार्डन प्लीज, हाँ हाँ हाँ, जैसे कोई वर्ड है, जैसे देखिए यहाँ हॉर्स है ना, हॉर्स एक वर्ड है, तो हॉर्स का पहला लेटर एच है, पहला लेटर एच है। तो एच क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए यहाँ पर द का उच्चारण क्या होगा, द होगा। यहाँ ऑरेंज देखिए, ऑरेंज ओ क्या है, तो वॉवेल है, ठीक है। आज सिंगुलर भी है, उससे सिंगुलर प्लुरल से कोई मतलब नहीं, उधर नहीं जाइए, द में वैसा कुछ लफड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ऑरेंज के पहले, यानी कि यहाँ पर वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर द का उच्चारण क्या होगा, दी होगा, यानी कि दी ऑरेंज और द हॉर्स। कोई दिक्कत। यहाँ पर आपने ये सीखा कि कहाँ द पढ़ते हैं, कहाँ दी पढ़ते हैं। एक और सिचुएशन है जहाँ पर हम दी पढ़ते हैं, कहाँ पर, जहाँ जोर देना होता है, जोर देना समझ रहे हैं ना, दबाव देना, दबाव देना। फॉर एग्जाम्पल, यह वही जगह है, यह वही लड़की है, यह वही कलम है, ठीक है, यह वही टोपी है, हाँ यह वही किताब है। चलिए मारिया के लिए ताली बजाइए आप लोग, समझ में ना। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा लंबा चौड़ा बनाया जाता है, मेरा लंबा लॉन्ग सेंटेंसेस, राइट। स्पोकन का क्लास है, वो भी जान लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट ग्रामर नहीं पढ़ा रहे, स्पोकन भी पढ़ा रहे हैं, राइट। यह वही लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता था, यह वही जगह है जहाँ गांधी जी खेला करते थे, यह वही मकान है जिसमें गांधी जी रहते थे। हम लोग भी ऐसा बोलते हैं ना, जब गांव जाते हैं तो बोलते हैं कि यह वही जगह है जहाँ बचपन में हम लोग खेलते थे, तो यह वही जगह है। तो यहाँ भी जो है द लगेगा, लेकिन उस द का उच्चारण क्या होगा, दी होगा। कैसे, तो ध्यान दीजिए, हाँ दिस इज दी प्लेस। इसके बाद जो है सेंटेंस आगे बढ़ जाएगा जो हम बोल रहे थे, तो दिस इज दी प्लेस, ठीक है ना। यहाँ पर जो है क्या पढ़ेंगे, द को बाबू, हाँ दी पढ़ेंगे, दिस इज दी प्लेस। अब प्लेस के जगह पर गर्ल कर दीजिए, हाँ दिस इज दी गर्ल, और यहाँ पर बॉय कर दीजिए, हाँ दिस इज दी बॉय, यह वही लड़का है। यह हाउस कर दीजिए, दिस इज दी हाउस। कंसेप्ट समझ में आ रही है, जल्दी बोलिए, कंसेप्ट समझ में आ रही है। तो इस सिचुएशन में हम द को क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है द का हिंदी अर्थ क्या निकलेगा, वही। क्या निकलेगा बाबू, वही। जैसे हम कह रहे हैं ना कि यह वही जगह है, यह वही जगह है, यह वही लड़की है, यह वही लड़का है, यह वही मकान है, यह वही बगीचा है जहाँ पर हम लोग एक दूसरे से मिलते थे। घर से निकलते थे कॉलेज, और कॉलेज के बहाने जाते थे, इस बगीचे में मिलने चले जाते थे।
राइट। तो दिस इज दी गार्डन, यह वही बगीचा है। तो यहां पर जो है इस दी का हिंदी का निकलेगा वही। अब बताओ, डिटेल में पढ़ रहे हो ना, अब तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं चल रहा है? नो कंफ्यूजन? क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे कि नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, अब मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। ठीक है, चलिए। तो यहां तक आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे थे कि द को द कहां पढ़ते हैं और द को दी कहां पढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि सर हम द का प्रयोग करते कहां कहां है और दी का प्रयोग कहां कहां करते हैं? ठीक है ना। तो द और दी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। द और दी तो ये सब सिर्फ प्रोनाउंसिएशन वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन वाली बात है। ठीक है। एक मेरी कविता सिर्फ याद रखना है, जिससे ये पता चल जाएगा 80% कि हम द का प्रयोग करते कहाँ हैं। यूज ऑफ द याद रहेगा, यूज ऑफ द, यानी कि हम द का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसके लिए आप लोग को एक कविता मेरा याद रखना है। ठीक है, लिख दें? चलो ध्यान दो। पार्टी पुस्तक सरिता सवारी, याद रहेगा? पार्टी पुस्तक सरिता सवारी, पत्र पत्रिका मकान दुकानदारी। जल्दी बोलिए। पदवी सैनिक, बाजा जाति, दिशा, मतलब आप लोग को याद हो गया है ना? दिशा रेट अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। अब इसका कंसेप्ट समझ लेना है, ठीक है? और आज कंसेप्ट नहीं समझाएंगे, ठीक है? मतलब डिटेल में इसके नहीं बत जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि 3 चैप्टर क्लियर करना है, राइट? बस सिर्फ इसका कंसेप्ट समझा दे रहे हैं। और इसका कंसेप्ट अगर समझ में आ गया ना, तो आपको 80% जो है द का प्रयोग खत्म, ठीक है? पार्टी का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो द लगा दीजिए। पुस्तक का मतलब होता है धार्मिक पुस्तक, रिलीजियस पुस्तक, कोई भी धार्मिक पुस्तक हो उसके पहले द लगा दीजिए। सरिता का मतलब होता है नदी, तो नदी हो, नाला हो, पोखरा हो, पोखरी हो, गड्ढा हो, गुड्डी हो, कुछ भी हो, उसका नामकरण कर दिया गया हो तो द लगा दीजिए। देखिएगा, हिंदू रीति रिवाज में शादी के एक दिन पहले मट्टी कोड़ होता है। क्या होता है बाबू? मट्टी कोड़ होता है। तो मट्टी कोड़ में क्या होता है कि औरतें गाना गाती है, डांस करती है, एक गड्ढा खोद देती है, छोटा सा गड्ढा खोद देगी और लड़कवा से उसमें हाथ डलवाएगी। और लड़की का मट्टी कोड़ होगा तो लड़किया से हाथ डलवाएगी, कहेगी का ढूंढता रहो, हाँ बोलो बोलो का ढूंढता रहो, तो सिखाती है सब। हाँ समंदर, अब बताओ ना, उसमें एक उंगली नहीं घुस रहा है, और क्या ढूंढता रहा? समंदर। अभी शादी हुई नहीं, अब पहले से झूठ का ट्रेनिंग देना शुरू। अरे भैया हम पढ़े लिखे हैं, कौन है कि एक उंगली के गड्ढा में जो हाथ डलवाए हो तुम लोग? अब तुम लोग कह रहे कि समुंदर ढूंढ रहे हैं। समुंदर में घुस जाइएगा तो निकलिएगा समुंदर में। हाँ, समुंदर में जब घुस जाइएगा ना तो डेंसिटी निकालने चले जाइएगा, तैरना नहीं आता है तो। और तैरना जानते भी है ना तो भी ज़्यादा चांसेस है कि डेंसिटी ही निकालने जाइएगा। पार्डन? हाँ, शादी के बाद निकलता कहाँ है? उस समुंदर में। अच्छा, तो वो खतरा का जो है मैंने घंटी, हाँ हमारे खतरे का एहसास कराती है कि बाबू देख लो,
हम हाँ, एक गड्ढा, एक छोटी छोटी गड्ढी को हम लोग समंदर कह रहे हैं। समझ एक वो आने वाली है, वो समंदर है, टेंशन है। क्योंकि वाइफ का मतलब ये होता है, बताए थे ना वाइफ का मतलब, क्या बताए थे बताओ, बताए थे कि नहीं कि W फॉर ओरिड। ओरिड मतलब होता है दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, कष्ट। बेटा पुल योर लेग, ठीक है। तो W मतलब ओरिड। ओरिड मतलब दुख, मुसीबत, कष्ट, परेशानी, दिक्कत, टेंशन, सब जो होता है, समस्या। और I फॉर इनवाइट, माने दावत देना, बुलावा भेजना, राइट। और F फॉर होता है, F मतलब फॉर, I फॉर एवर, फॉर एवर माने हमेशा के लिए। मतलब परेशानी को, कष्ट को, ठीक है ना, आप दावत दे दिए हैं, बुलावा भेज दिए हैं हमेशा के लिए, ठीक है ना। और उसका एहसास वहीं से शुरू करा रही है सब। वो छोटी सी गड्ढाई खोल के कहती कि समंदर है, तो सही बात है, जो आने वाली है ना वो समंदर है, राइट। चलो बेटा, तो ये समझ में आ गया। कोई भी गड्ढा हो, गुड्डी हो, आप उसका नामकरण कर दिया तो द लगा दो। सवारी का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह चाहे इंसान जाए और चाहे सामान जाए, इंसान जाए चाहे सामान जाए, उस सवारी का नामकरण कर दो, द लगा दो, ठीक है। पत्र मन होता है समाचार पत्र, अखबार, न्यूज़पेपर, उसके पहले द लगाओ। पत्रिका मतलब होता है मैगजीन, उसके नाम के पहले द लगाओ। मकान मतलब होता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, ठीक है ना, रेड फोर्ट, उसके पहले लगाओ। साधारण मकान के पहले भी द का प्रयोग होता है। कहाँ होता है? क्लास में आ जाइए, जहाँ डिटेल में इसको पढ़ाए हुए हैं, या आगे पढ़ाएंगे। आज पढ़ा नहीं रहे हैं तो पढ़ाएंगे तो 3 चैप्टर में कम से कम 4 घंटा का क्लास हो जाएगा, राइट। चलो, अब दुकानदारी मतलब पैसा लगाओ पैसा कमाओ, पैसा लगाओ पैसा कमाओ, ठीक है ना। तो उस तरह का दुकानदारी है, उसके पहले द का प्रयोग कर दो। अब वो कौन कौन होता है, क्लास में आ जाइए। चलिए, पदवी, रैंक, उर्दू में उसको ओहदा बोलते हैं, जैसे CO, BDO, MP, MLA, ठीक है ना, उसके पहले द का प्रयोग होता है। द लगेगा जो भी बता रहे हैं, लेकिन कहाँ द पढ़ेंगे कहाँ दी पढ़ेंगे ये आपको डिसाइड करना है, जो अभी रूल बता रहे थे। चलिए, सैनिक मतलब वैसा सैनिक, वैसा पुलिस जिसके हाथ में हथियार हो, आर्म्स हो, शस्त्रधारी पुलिस फोर्स, उसके पहले द का प्रयोग होता है। बाजा, बाजा समझ रहे ना, वही म्यूजिक दुनिया झूमती है जिस पर, अरे मुर्दे भी जग जाते हैं, म्यूजिक सुनकर मुर्दे भी जग जाते हैं, ठीक है ना। म्यूजिक के बारे में कहा गया है कि म्यूजिक इज द कॉल ऑफ हार्ट। म्यूजिक क्या है? तो दिल की पुकार है। देखिएगा, जब म्यूजिक बजता है ना तो अच्छे अच्छे लोग जो है डोलने लगते हैं, राइट। चलिए, तो बाजा के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जाति मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पार्ट्स में जो बटा हुआ है, अरे सब नेता जी लोग बांट दिया है, ठीक है ना। हाँ, कुशवाहा, अहिर मने यादव, राजपूत, गुंजार, लाला, शेख, पठान, धुनिया, तेली, हरिजन, ठीक है ना, दलित, महादलित, ठीक है ना। तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। डिटेल में आओ क्लास में तो समझना। चलो, दिशा मतलब होता है डायरेक्शन, आगे पीछे, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये सब क्या है? दिशा है, उसके पहले द का प्रयोग होता है। रेट मतलब दुनिया का हर चीज़ बिकता है, दुनिया का हर चीज़ बिकता है और सबका रेट बांधा हुआ है कि किस रेट से बिकता है। रेट मतलब हाँ, रेट जैसे कोई कुछ किलो से बिकता है, कुछ जो है सैकड़ा से बिकता है, कोई जो है दर्जन से बिकता है, ठीक है ना, उसी को रेट कहते हैं। तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे बाई द केजी, किलो के हिसाब से, बाई द लीटर, लीटर के हिसाब से, बाई द 100, सैकड़ा के हिसाब से, बाई द 1000, 1000 के हिसाब से। चलो आप लोग बताओ, 1000 के हिसाब से क्या बिकता है हमारे देश में? एनीबॉडी टेल मी? ईंट। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। ईंट, ये दीवार देख रहे हैं ना, इसमें ईंट का प्रयोग हुआ है। तो ईंट बिकता है हमारे देश में 1000 के हिसाब से, लेकिन हमारे देश में नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं चाहूँगा कि कमेंट करें आप ऑनलाइन से जो बच्चे जुड़े हुए हैं कि उनके स्टेट में, उनके ज़िला में ईंट मतलब ब्रिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? ब्रिक, BRIC, ब्रिक जो है उनके ज़िला में किस हिसाब से बिकता है, आप कमेंट में बताएंगे। चलो जी, आ जाओ। अंग समझते हो? नकवा दिखाई देता,
एकरे के शरीर के अंग कहल जाला, राइट। तो नाक हो गया, ये आँख हो गया, और ये गाल हो गया, एकरे के गाल कहल जाला, आ एकरे के ठुंडी कहल जाला, राइट। समझ बात ना। आ एकरे के कान कहल जाला, हाँ इसको पीना कहते हैं। चलिए चलिए, ये सब उंगली है, ये सब पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, और इसका भी अलग अलग नाम है, ठीक है ना। इसका भी अलग अलग है कि ये क्या है, हाँ लिटिल फिंगर, आइए रिंग फिंगर, आइए मिडिल फिंगर, और ये इंडिकेट फिंगर, और ये थंब। तो सबका अलग अलग नाम है ना जी, नाम है ना। तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी मतलब शरीर के अंग के नाम के पहले क्या लगाते हैं बाबू, द लगाते हैं। अब द कहाँ पढ़ेंगे, दी कहाँ पढ़ेंगे, ये भी डिसाइड कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद और द को लगावें सुपरलेटिव के संग। तो सुपरलेटिव समझते हैं आप लोग। सुपरलेटिव समझने के लिए आपको एक चैप्टर जानना होगा बाबू, डिग्री, ठीक है ना। डिग्री समझते हैं, और केस वाला डिग्री नहीं कि केस हुआ था हमारा डिग्री हो गया, वो डिग्री नहीं। डिग्री जैसे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब नाउन या प्रनाउन के अच्छाई और बुराई को बतलाने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। अब उस एडजेक्टिव का तीन जो है फॉर्म चलता है, तीन रूप चलता है। कोई अच्छा हो सकता है, कोई उससे भी अच्छा हो सकता है, कोई सबसे अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है ना। तो बेस्ट जो है ना वही क्या हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। डिग्री तीन होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो लास्ट में आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपर माने सबसे ऊपर, सुपर माने सबसे ऊपर, चाहे अच्छाई का क्षेत्र हो या बुराई, जो सबसे ऊपर होगा उसको कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कि हमने कहा कि द बेस्ट बॉय, समझो, ठीक है बाबू। तो बेस्ट लगा ना। आप बेस्ट का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर, और पॉजिटिव क्या होता है, गुड। आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव है, और सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, बेटर हो गया। तो ये पहले वाले फॉर्म का प्रयोग होता है पॉजिटिव डिग्री में, और ये सेकेंड वाले का होता है कंपैरेटिव डिग्री में, और इसी का फॉर्म हो गया बेस्ट। तो बेस्ट, बेस्ट किस में होता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर द का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब द का अगर डिटेल में प्रयोग जानना है कि सर ये क्या होता है, तो बुक जो है ओपन कर लेना है। अच्छा है, मेरे ऑनलाइन क्लास में चले जाना है, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ दिए हैं ना, देख लीजिए, ऑनलाइन के बच्चे भी ध्यान से देखें। हाउ टू टॉक ऑन आर्टिकल, पेज नंबर देख लीजिए कितना है, 43, और बुक नंबर 2, बुक नंबर 2, ठीक है ना। कहाँ पर बुक नंबर 2 मिलेगा, हाँ इस किट में मिलेगा। इसमें 5 किताब है ना, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। बुक नंबर 2, आप पेज नंबर 43 ओपन करके और खोल कर डिटेल में पढ़ लेना है इसका प्रयोग। कोई दिक्कत नहीं ना। तो द का 80% प्रयोग खत्म हो गया। द का 80% प्रयोग खत्म, 20% दूसरे दिन पढ़ा देंगे। डिटेल में जाइए, किताब में मिल जाएगा। अब बारी आती है कि सर किसकी, रोशनी बताओ कि सर ए और एन। घबराओ नहीं बाबू, एकदम डिटेल में पढ़ो ना। 2 घंटा का लेक्चर हो, 4 घंटा का हो, 5 घंटा का हो, मैं नॉन स्टॉप पढ़ाता हूँ, आप नॉन स्टॉप पढ़ो, राइट। चलो, तो ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, बस एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। कोई दिक्कत। तो ए और एन का हिंदी अभी क्या हम बता रहे थे, एक बता रहे थे ना। और ये इनडिफिनिट आर्टिकल है, कोई दिक्कत। तो हम जान लेंगे कि एन का प्रयोग कहाँ होता है, मतलब एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो जो बच जाएगा ना उसके पहले ए का प्रयोग कर दीजिएगा। इसके लिए एक छोटा सा थ्योरी लिखा दे रहे हैं, ठीक है, लिखा दें, जल्दी बोलिए, लिखा दूं। तो वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, याद रखना है बाबू, वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है।
जिसकी ध्वनि साउंड, समझ रहे ना, साउंड के आधार पर, लेटर के आधार पर नहीं, वो सब नर्सरी LKG UKG 1 2 3 का पढ़ाई है। लेटर जो बता रहे थे ना, इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि ए का प्रयोग कर दो कहाँ, कॉन्सोनेंट के पहले, और एन का प्रयोग कर दो वोवेल के पहले। तो ये सब बच्चों वाली पढ़ाई है, ठीक है। आपको साउंड के आधार पर इसका सिलेक्शन करना है कि किसको कहाँ यूज करें। तो वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी ध्वनि यानी कि साउंड क्या हो, जल्दी बोलिए, अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है ना, समझिए समझिए, मुझे पता है कि आप कल क्लास कर चुकी हैं, ठीक है। चलो, यानी कि वैसा शब्द, अंग्रेजी का वैसा शब्द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, तो वर्ड होगा लेकिन प्लूरल नहीं होगा। क्या होगा बाबू, सिंगुलर होगा, और उसका ध्वनि क्या होगा, अ होगा, आ होगा, ई होगा, ऐ होगा, ओ और औ होगा। तो आंख बंद करके क्या लगा देना है, हाँ, आयन लगा देना है, और बाकी सब के साथ क्या लगा देना है, ए लगा देना है। कोई दिक्कत? चलिए, अब जब हम कुछ इस पर एग्जाम्पल जब हम देंगे ना, तो आप लोग को लगेगा कि सर ये तो पहला वाला जितना रूल बता रहे थे, या हम पढ़ते हैं आए हैं शुरू से कि ए का प्रयोग होता है कॉन्सोनेंट के पहले और आयन का प्रयोग होता है वोवेल के पहले, वो तो सारा जो है कल सलमान खान के स्टाइल में क्या हो गया, क्रॉस हो गया, राइट। जैसे ध्यान दो, जैसे एप्पल, क्या लगाओगे यहां पर जी, एन एप्पल। चलो, ऑरेंज लगाएंगे ना, क्यों, ये भी समझते चलिए। एप्पल, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्पल, तो ये पढ़ रहे हैं ना, तो देखो तो यहाँ पर ये है कि नहीं, ये है कि नहीं है ना, और यहाँ पर है ऑरेंज, तो ऑरेंज देखो तो है कहीं, है ना, यहाँ है ऑरेंज, ठीक है ना। उसी तरह से अम्ब्रेला, जल्दी बोलिए, है ना, अम्ब्रेला कह लो, एंट कह लो, एंट मतलब, हाँ, एंट मतलब चींटी, तो एंट कहोगे तो ए आ रहा है ना, ए आ रहा है ना, बोलो, तो ए है ना कि नहीं यहाँ पर, है ना, बोलो, कोई दिक्कत? अब कुछ ऐसा यहाँ पर वर्ड लिखोगे जिसमें ये चीज़ नहीं आएगा, ये चीज़ नहीं आएगा, तो उसके पहले क्या लगा देना है, ए लगा देना है, ठीक है। एक विचित्र चीज बोलने जा रहे हैं, ध्यान दो यहां पर, जैसे वन आइड गर्ल, पहले तो इसका हिंदी जान लो। वन आइड गर्ल का मतलब होता है कि कंडेर लड़की, ऐसे आंखा गायब रहेगा, एक आंख की अंधी लड़की, एक आंख गायब है, हाँ ठीक है ना, एक आंख गायब है, तो उसको क्या बोलेंगे, वन आइड गर्ल, ठीक है। लेकिन यहाँ सवाल है आर्टिकल की, यहाँ सवाल है आर्टिकल का कि सर यहाँ पर हम ए लगावे कि आइन लगावे, ए लगावे कि आइन लगावे, क्योंकि यहाँ पर वह ओ से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है। तब ये ओ क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, वोवेल है ना, तो लगना चाहिए नियमतः क्या चीज़, आइन लगना चाहिए, नियमतः लगना चाहिए, लेकिन ये लगेगा क्योंकि इसको पढ़ेंगे वन, और जो यहाँ रूल हम लिखा है देखो तो कहीं भी वन आ रहा है, क्योंकि इसको क्या पढ़ेगा, ऐसे पढ़िएगा ना, देखो तो व और ना, यही नहीं पढ़िएगा वन, तो इसमें क्या आ रहा है, देखो तो वो आ रहा है, वो, अब वो इसमें कहीं है, अभी क्या बता रहे थे कि इतना उच्चारण अगर हो रहा हो तो क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे, और बाकी सब के साथ ए लगाएंगे, तो यहाँ क्या लगेगा, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू,
हाँ, यहाँ हो जाएगा ए वन आइड गन। जैसे यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है। देखो वो डिटेल में पढ़ना है तब तो मेरे ग्रामर सेक्शन में आ जाइए। कहाँ आ जाइए? मेरे ग्रामर सेक्शन पर आ जाइए। मुझे फॉलो कीजिए ना, यूट्यूब पर कीजिए या चाहे मेरे एप्लीकेशन पर आकर कीजिए, कोई दिक्कत। तो ए और एन देख लें, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। अभी यहाँ पर 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, हाँ ए लगाएंगे। अब देखो तो यहाँ पर ए क्यों आ गया? इसके उच्चारण की वजह से। तो उसी जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल देखो जी, रोशनी ध्यान दो, एक और एग्जाम्पल देखो। जैसे एमपी, ठीक है, एसडीओ। जैसे मान लो कि कहो कि वह एक एमपी है, वह एक एसडीओ है। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर ए लगेगा कि आयन लगेगा। क्योंकि अभी 2 वाले में हम बता रहे थे कि जो भी रैंक हो, रैंक समझते हैं ना, पद हो, ओहदा हो, वहाँ द लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब किसी की इंडिविजुअल बात हो रही हो, जैसे मैं क्या हूँ, एमपी हूँ, मैं एमपी हूँ, तो यहाँ द नहीं लगेगा। जैसे मैं लड़का हूँ तो आई एम अ बॉय, मैं एक शिक्षक हूँ तो आई एम अ टीचर, तो ए और एन लग रहा है ना। उसी तरह से यहाँ भी लगे, जैसे मैं एमपी हूँ, मैं एसडीओ हूँ, तो वहाँ चुनाव करेंगे ए और एन, कि ए लगावे कि एन लगावे। समझ में रही है सबको? तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बताओ? इसको पढ़ो, इसका उच्चारण पहले पढ़ो, ये पढ़ो, इसको पढ़ो एम, इसको पढ़ो एम, इसको क्या पढ़ते हैं? एम। जब इसका उच्चारण करोगे तो देखो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ए आ रहा है, एम आ रहा है ना। तो इसके पहले क्या लगा देंगे? हाँ, इसके पहले एन लगा देंगे। अब फिर एसडीओ कहो, एसडीओ, तो एस कहोगे ना तो ए आ रहा है, तो क्या कर देंगे? एनएसडी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये किसका कंसेप्ट क्लियर हुआ? सिर्फ और सिर्फ द का और ए और एन का, मतलब आर्टिकल का। अभी उधर बाकी है क्या चीज? वॉइस और नरेशन। सोच लो कितना लंबा लेक्चर होने वाला है। नॉन स्टॉप टीचर है बाबू, ये एनर्जी की कमी नहीं है। पानी पिलाते रहो, खाना खिलाते रहो, एकदम खेत जोतते रहो, थकने वाले नहीं है, नॉन स्टॉप, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत? अब हम चले आते हैं कहाँ पर? वॉइस। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी पढ़ाए बेटा, घबराओ नहीं। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी के वजह से ये क्या हो गए थे, हाँ छोटा हो गए थे। मेरे को छोटे आदमी का भी वैल्यू है, लेकिन छोटे आदमी का भी वैल्यू है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग समझ चुके हैं। सिर्फ इसमें हम क्या कर दे रहे हैं? जल्दी बोलिए, हाँ जल्दी बोलिए। हाँ देखो, अरे बोल रहे थे आर्टिकल, वॉइस और नरेशन। तो यहाँ पर वॉइस हम कर दे रहे हैं, कर दूं? जल्दी बोलिए। वॉइस, ठीक है बाबू। अब देखो वॉइस है क्या, ये समझना जरूरी है। वॉइस क्या है? तो वॉइस जो है एक ग्रामर में चैप्टर है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, अभी ट्रांसफॉर्मर का अर्थ बता रहे थे ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ से ले जाकर यहाँ रख दो, यहाँ से लेकर यहाँ रख दो, लेकिन उलट पलट कर रखोगे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, अर्थ सेम निकलेगा। जैसे कान इधर से पकड़ कर रगड़ दो, अच्छा इधर से पकड़ कर रगड़ दो, दर्द किसको हो रहा है? कान को हो रहा है, ठीक है ना। अब इसका जब इस पर इसका कंसेप्ट देंगे तो समझ में आने लगेगा, राइट। अब पूरे वॉइस को समझने के लिए मेरे अनुसार 2 मिनट काफ़ी है। कितना? 2 मिनट काफ़ी है। जो किताब आप लोग को दिखा रहे थे ना, पढ़ते हैं ना, देखो जो आप लोग को लिखा रहे थे कविता, ये नहीं था जी, आर्टिकल पर, पाठ्य पुस्तक सरिता सवारी। आइए वॉइस है, वॉइस पर क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दे और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दे। ये किताब के कवर पर ही लिखे हुए हैं, बस इसका कंसेप्ट समझ लेना है, ठीक है। चलो क्या है, जल्दी बताओ।
कौन सा कंसेप्ट है? वेरी गुड। यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है। सहायक क्रिया को जोड़ दे। मुख्य क्रिया है ना, मुख्य क्रिया समझते हैं जी, माने मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, क्योंकि वर्ब का जो है रूप चलता है, ठीक है ना, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटेन, तो ये तीसरा वर्ब की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो मुख्य क्रिया का तीसरा रूप याद रहेगा। चलो उसके बाद, वेरी गुड, उसके बाद क्या करना है बाबू? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दे। सब्जेक्ट को क्या बना देना है बाबू? ऑब्जेक्ट बना देना है। यानी कि आई है तो मी हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा। दैविक याद रहेगा। तो उसी को कह रहे हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, अब तब क्या कह रहा है? बाई से हाँ मोड़ दे। ठीक है बाबू, बस ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो समझिए कि जो है वॉइस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है। अब ये वॉइस जो है दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बाबू? दो तरह के होते हैं। और आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और वॉइस की जानकारी न हो तो मैं पूरी के पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं बाबू? इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसलिए वॉइस को समझना जरूरी है। ठीक है। जैसे हिंदी बोलचाल में हम लोग बोलते हैं ना कि चाय बन रहा है पी कर जाइए, खाना बन रहा है खा कर जाइए, बोलते हैं ना। तो चाय बन रहा है, ठीक है ना, खाना बन रहा है, ये सब वॉइस है। ठीक है ना। बहुत पिटाई होगी, पैर खींच लो वरना, ये भी वॉइस है। ये भी क्या है? वॉइस है। चाय पूरी दुनिया में पी जाती है, भारत में औरतों को सताई जाती है, भारत में गरीबों को सताया जाता है, ये सब वॉइस है। ठीक है ना। यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें कर्म प्रधान हो, कर्ता प्रधान नहीं हो, कर्म प्रधान हो, माने ऑब्जेक्ट प्रधान हो, उसे हम वॉइस कहते हैं। भोजपुरी बोली जाती है, अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, औरतों को सताया जाता है, या 1947 के पहले भारतीयों को सताया जाता था। तो कौन सताता था पता नहीं चल रहा है ना। ये सारे के सारे वॉइस है। अब खुद से सोचो कि बिना वॉइस का आप इंग्लिश बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। तो जानना जरूरी है बाबू, राइट। चलो एक सेंटेंस जो है मात्र जो है हम बनाने वाले हैं, एक सेंटेंस। ठीक है ना। देखो अब ये भी का मतलब क्या होता है समझो। वॉइस दो होता है, एक्टिव और पैसिव। तो ये मतलब होता है एक्टिव, अभी मतलब वॉइस, एक्टिव वॉइस। जैसे कहा जाए कि आई लव हर, समझिए, आई लव हर, आई लाइक इंग्लिश, आई टेक टी, इस पर तो बन सकता है। या आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम टेकिंग टी, यू आर एब्यूजिंग मी, टेंस बदल रहा है ना। यू हैव स्टोलन माई पेन, यू हैव स्टोलन माई हार्ट, टेंस बदल रहा है। बोलिए, बदल रहा है ना। कहेंगे यू स्टोल माई पेन, यू इंसल्टेड मी, टेंस बदल रहा है। आई विल बीट यू, फ्यूचर टेंस हो गया। तो हर टेंस पर या मॉडल वर्ब हो गया। जैसे आई कैन टीच यू, यू शुड हेल्प मी, वी शुड हेल्प द पुअर। ठीक है। 24 याद रखना है,
24 प्लस 1, ये सब क्या है, वर्ब की संख्या है। आइए एक्शन वर्ब की संख्या है, 1 एक्शन वर्ब की संख्या, जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना। और ये जो है इज आर एम, जो भी डू डज हैज हैव, ठीक है ना, सेल विल वाज वर डिड, आ रहा है ना, उसकी संख्या है। कौन, कैन मे माइट का। हम पढ़ाए हैं, ये चैप्टर पढ़ाए हैं, राइट। वर्ब 24 पर जाकर देखिएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा और मेरे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, तो यहाँ पर जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो टेंस बदलेगा लेकिन ये थ्योरी वही रहेगा, टेंस बदलेगा, थ्योरी वही रहेगा। तो थ्योरी याद रखना है, क्या याद रखना है, थ्योरी। थोड़ा सा इसको विजिबल करते हैं ना, ताकि ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा ही ना। चलो, अब एक बात बताओ, आपका रूल क्या कह रहा है ये, कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, हर है, इसको सब्जेक्ट बना देना है। क्या बना देना है बाबू, सब्जेक्ट बना देना है। तो जब उस सब्जेक्ट पर आएगा तो क्या हो जाएगा, हर है तो सी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है, जहां डू डज का प्रयोग होता है, या मेन वर्ब में, एसर्टिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, आवश्यकता अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। तो उसका वॉइस बनाने के लिए इज और आर का प्रयोग होता है, नहीं तो एम का प्रयोग होता है आवश्यकता अनुसार, राइट। तो सी के अनुसार इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा, इज लगेगा। तो कहेंगे सी इज। उसी को देखिए क्या कह रहा है, कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तो इज क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। सहायक क्रिया को क्या कर दे, जोड़ दे। तो हम लोग जोड़ दिए। पहला रूल अप्लाई किया क्या चीज़, कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, सहायक क्रिया को जोड़ दिए। उसके बाद करें कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूल। तो मुख्य क्रिया कौन है, लव है। तो इसका करें कि तीसरा रूल। अब लव का तीसरा रूप क्या होता है, लव्ड, ठीक है। तो क्या कर देंगे यहां पर, लव्ड, मतलब सी इज लव्ड, कोई दिक्कत। अब सी इज लव्ड का मतलब होगा कि उससे प्यार किया जाता है। इसका मतलब कि मैं उससे प्यार करता हूं, और इसका मतलब उससे प्यार किया जाता है। अब ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लो कि क्या है बाबू, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ ये भी कह सकते हैं टी इज टेकन, चाय पी जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है। महिलाओं को सताया जाता है, तो लेडीज आर इंसल्टेड, ऑप्रेस्ड। इंसल्ट मैंने बेइज्जती करना, तो कहेंगे लेडीज आर ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस मैंने होता है सताना, तंग करना, परेशान करना, राइट। बन रहा है। उसके बाद क्या रूल कह रहा है, ये तो मुख्य क्रिया हो गया। उसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा तो मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट बना, बाई से मोड़ दे। तो मतलब हुआ कि यहाँ बाई दे दीजिए, तब क्या करेंगे, क्या रूल के अनुसार चलो, गलती नहीं होगा, राइट। अरे यहाँ तक चलो, यहाँ तक आप आ गई है ना, यहाँ तक तो आ गई है V3। उसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए। तो सब्जेक्ट ये है ना आई, तो आई को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आई को ऑब्जेक्ट बनाए, आई को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, और तब कह रहे कि बाई से मोड़ दीजिए। तो पहले बाई लिख देंगे, और तब जो है मी को मोड़ेंगे। तो आई का हो जाएगा मी। क्या हो जाएगा बाबू, मी हो गया। देखिए तो अब हो गया क्या, सी इज लव्ड बाई मी, यानी कि मेरे द्वारा। चूंकि बाई का मतलब क्या होता है, के द्वारा, बाई माने के द्वारा, के जरिए। तो मेरे द्वारा उसको क्या किया जाता है, प्यार किया जाता है। मेरे द्वारा उसको प्यार किया जाता है, या मैं उससे प्यार करता हूं। कोई अंतर है, कान इधर से रगड़ो चाहे इधर से रगड़ो, देखो तो एक ही निकल रहा है कि नहीं। अब कहेंगे कि आई हेट यू, या यू आर हेटेड बाई मी, ठीक है। यू लाइक मी, यू लाइक मी, या आई एम लाइक्ड बाई यू। यू लाइक मी, आप मुझे पसंद करते हैं या पसंद करती हैं। तो मी है, तो अब मी चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो आई हो जाएगा। तो आई एम लाइक्ड बाई यू। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये रहा वॉइस का।
अगर वॉइस डिटेल में पढ़ना है तो एप्लीकेशन पर आ जाइए, सब चीज़ पढ़ाएंगे लेकिन बारी बारी से, ठीक है दैविक, कोई दिक्कत? तो वॉइस वाली चैप्टर खत्म करें। बचा क्या? नरेशन। ठीक है बाबू, 3 नंबर में क्या था? नरेशन था। एक बात बताओ बाबू कि नरेशन का मतलब आप लोग क्या समझते हो? नहीं मालूम है, क्योंकि शुरू में ही हम बोले हुए थे कि नरेशन को लोग कहता है लोहे का चन्ना चबाना, लोहे का चन्ना चबाना। लेकिन अगर मेरे पास आ गए हो, मेरे क्लास में आ गए हो, तो ये चुटकी में सॉल्व होगा, बशर्ते कि कंसेप्ट समझना है। क्या करना है? कंसेप्ट समझना है। क्योंकि नरेशन का हिंदी होता है कथन। क्या होता है? कथन। इंग्लिश बोले तो स्टेटमेंट, इंग्लिश बोले तो स्टेटमेंट। अब कोई पूछता है कि सर नरेशन क्या है, तो याद रखना है, पहले जो बताने जा रहे हैं वो समझ लो, उसके बाद नरेशन समझ में आएगा। ठीक है, जो बताने जा रहे हैं पहले उसको समझो। एक स्पीकर होता है, यानी कि स्पीकर मतलब बोलने वाला, वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ और चाहे हम लोग बोल रहे हैं, राइट, मैं बोल रहा हूँ या हम लोग बोल रहे हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन होता है। और सुनने वाले होते हैं सेकंड पर्सन, यू, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, राइट। चाहे आप लोग कहेंगे सर हम लोग बोल रहे हैं आप सुनिए, तो आप हम लोग हो गए, माने वी हो गए, क्योंकि आप लोग की संख्या ज़्यादा है। अब मैं तो अकेला हूँ ना, तो आई हो गया, तो आई हो गया बोलने वाला, या वी हो गया बोलने वाला, आयु हो गया सुनने वाला। तो आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन, माने बोलने वाला। यू हो गया सेकंड पर्सन, यानी कि सुनने वाला, यानी कि हियरर या लिसेनर। समझ में रही ना? तो लिसेनर है चाहे लिसेनर्स, क्योंकि सुनने वाले एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। ठीक है। एक आता है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है। जैसे हम बोले कि लालू यादव एक अच्छे नेता हैं, मिस्टर मोदी एक अच्छे नेता हैं, भारत की महिलाएं बहुत संघर्षशील है, बहुत मेहनती हैं। ठीक है। खास करके यादव की घर की औरतें काफ़ी मेहनती होती है। देखिए वो सबको बीमारी नहीं होता है, दिन रात काम करती है गाय भैंस के साथ में। मोस्टली गांव में जाकर के देखिए, वो सबको बीपी का बीमारी नहीं होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग रहती है। ठीक है। आज जो शहर में बस गया हो, चाहे ओहरे के ना हो, सब बीमारी 6-7 बजे तक सोया रहेगा। देखिए बेस्ट एग्जाम्पल यही है, ठीक है ना, सी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, राइट। तो जो यादव के घर के जो फीमेल होती है, यादव के घर की जो फीमेल होती है, काफ़ी मेहनती होती है, नो डाउट। आप हरियाणा पंजाब में चले जाइए, एकदम हट्टा कट्टा की तरह होगी, और वेल एजुकेटेड भी होगी, वेल एजुकेटेड भी होगी। वो गाय से दूध निकालती है, भैंस से दूध निकालती है, ड्राम में डालेगी, पिकअप पर लोड करेगी, ले जाकर पहुंचाएगी भी, पढ़ेगी भी, वेल एजुकेटेड मिलेगी आपको, राइट। वो फिजिकली फिट होती है, क्यों? क्योंकि फिजिकल वर्क करती है। बहरहाल क्या हम बात कर रहे थे? फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है ना। तो आपके गॉड भी आते हैं तो थर्ड पर्सन में आते हैं। जैसे हम कहेंगे कि गॉड जो है हर जगह है, खुदा जर्रे जर्रे में है। शाहरुख खान बोलता है ना कि मुझे तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे सब में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। शाहरुख खान को सिर्फ आप में रब दिखते हैं, और मुझे यानी कि संजीव शिवानी को सब में रब दिखता है। मारिया में भी, माही में भी, नूरी में भी, रोशनी में भी, प्रियंका में भी, प्रिंस में भी, मतलब जर्रे जर्रे में जितना जो चीज़ दिखाई दे रहा है, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। समझ रही है ना? गालिब का नाम सुने आप लोग? गालिब एक बार मस्जिद में जो है शराब पीने लगे। गालिब एक बार मस्जिद में शराब पीने लगे। जब नमाज खत्म हुआ तो इमाम जब आए, उनका नज़र पड़ा गालिब पर, तो कहे ओए गालिब तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि खुदा के जो है जगह पर तुम शराब पी रहे हो? तो गालिब मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जवाब देते हैं, किसको? मौलवी साहब को, इमाम साहब को। कहते हैं कि मुझे तो आदत है शराब पीने की, मैं तो पीऊंगा ही, लेकिन तुम बता दो
कि कौन ऐसी धरती पर जगह है, पूरी यूनिवर्स में कौन ऐसी जगह है जहां खुदा नहीं है। जब खुदा जर्रे जर्रे में है, खुदा जो है ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह मौजूद है, हर इंसान में मौजूद है, कण कण में मौजूद है, तो कौन ऐसी जगह है जहां नहीं है, वहीं पर जाकर मैं पीऊंगा, ये मेरी आदत है। बता दो, इमाम के पास कोई जवाब नहीं होता है, राइट? क्योंकि मंदिर मस्जिद बाद में बना होगा, पहले तो धरती खाली होगी ना। सही है गलत? ताजमहल जो बना हुआ है तो किस सन में बना हुआ है आपको पता है? उस सन से पहले क्या वहां धरती नहीं था? था ना। आपके गांव जवार में जो मस्जिद बना है, मंदिर बना है, गुरुद्वारा बना है, चर्च बना है, क्या वहां धरती था कि नहीं? पहले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब कब बना है? बाद में बना हुआ है। तो वही गालिब कहे कि बता दो कौन ऐसी जगह है जहां खुदा नहीं है, मैं वहीं पर जाकर पीऊंगा। तो जवाब कोई नहीं था। बहरहाल अपनी बात करते हैं नरेशन की, ठीक है? तो नरेशन में फर्स्ट पर्सन समझ गए, बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाता है, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? 5 सेंटेंस भी जानना होता है, 5 सेंटेंस जानना होता है। एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 5 सेंटेंस पर नरेशन बनाए जाते हैं। ये पांचों सेंटेंस जानना जरूरी है कि एसर्टिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है। क्योंकि पांचों सेंटेंस को चेंज करना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, क्योंकि नरेशन 2 होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है? अब इसका जो है मेन फैक्ट जानिए, मेन फैक्ट, मेन तथ्य। ए स्पीकर माने फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ए स्पीकर जब दूसरे के स्टेटमेंट को, दूसरे के कथन को अपनी भाषा में बोल देता है, अपनी जुबानी बोल देता है, उसे हम नरेशन कहते हैं। याद रहेगा? ए स्पीकर, फिर एक बार सुनो बाबू, ए स्पीकर यानी कि वक्ता, ठीक है ना? दूसरे के स्टेटमेंट को, दूसरे के कथन को, दूसरे के बातों को, दूसरे के भावनाओं को, दूसरे के मतलब जो दिल में बात चल रही है वो अपने जुबानी कह देगा ना, दैट इज कॉल्ड नरेशन। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे कहा जाए कि ही सेड टू मी आई एम पुअर। देखो बाबू, जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक आप लोग को आगे नहीं बढ़ना है, ना हम बढ़ेंगे ना आप लोग बढ़ेंगे, राइट? एक बात बताओ, इसमें 2 पार्ट दिख रहा होगा। कितने पार्ट दिख रहा है? 2 पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना? पहला पार्ट क्या हो गया? ही सेड टू मी, ये पहला पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट क्या हो गया? आई एम पुअर, ठीक है? और ये कौन सा नरेशन हो गया? डायरेक्ट, ठीक है ना? डायरेक्ट स्पीच इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। कोई दिक्कत? इसके बाद होगा इनडायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। तो पहले जो है आप ये समझेंगे तब ना, कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है और लोग पोथी पत्र लिखा देता है, बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं और कहते हैं कि लोहे का चन्ना चबाना है, खूब मेहनत करो। अरे हम कहाँ मेहनत करें? खेत में जाकर मेहनत करें? क्या बोरी उठा लें, टोकरी उठा लें? सर जी आप अच्छे से समझाइए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बनेगा, राइट? तो चलो इसको समझो पहले, ठीक है बाबू? ये कह रहे कि ही सेड टू मी, इसको कहते हैं बाबू हम आरवी। क्या बोलते हैं? आरवी। आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको कहते हैं आरएस, हाँ, रिपोर्टेड स्पीच। याद रहेगा? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये फुल फॉर्म हो गया और ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो हमेशा हम बोलेंगे आरएस, आरवी। ये पहला कंसेप्ट रहा। दूसरा कंसेप्ट समझना है बाबू कि इस आरवी का सब्जेक्ट क्या है बाबू? ही है,
आरबी का सब्जेक्ट क्या है? ही है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। कोई दिक्कत? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहां पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग उधर लगाना पड़ेगा और यहां पर लगाना पड़ेगा। यानी कि आरबी का जो वर्ब है, तो इसका वर्ब क्या है? सेड टू। सेड टू, यही इसमें जुड़ा हुआ है, सेड टू, यही इसका क्या है बाबू? वर्ब है। कोई दिक्कत? और आरएस का आई क्या है? सब्जेक्ट है, और एम क्या है? वर्ब है, और पुअर क्या हो गया? इसका कंप्लीमेंट हो गया। ठीक ना? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़े हो ना, कॉन्क्रीट ऐसे करके जो है बुक वगैरह में देता है, सीबीएसई बुक वगैरह में, राइट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? कंसेप्ट क्लियर? मतलब अब इधर वाले पार्ट को आरबी कहेंगे और इधर वाले पार्ट को आरएस कहेंगे, और आरएस का ये पार्ट्स हो गया कि आरएस का सब्जेक्ट, आरएस का वर्ब, आरएस का ऑब्जेक्ट, और इधर आरबी का सब्जेक्ट, आरबी का वर्ब और आरबी का ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक सवाल उठता है कि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये कॉमा है और इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमाज, दोनों तरफ से लगा है, तो इन्वर्टेड कॉमाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? इन्वर्टेड कॉमाज। आइए, हो गया कॉमा। इसका भी रूल होता है, ठीक है? अब 5 सेंटेंस जो बता रहे थे, वो पांचों सेंटेंस में ये कौन सा सेंटेंस है ये जान लो, एसर्टिव सेंटेंस है। एसर्टिव, यहां ध्यान नहीं दिया जाता है, ध्यान यहां दिया जाता है कि आई एम पुअर, माने आरबी का जो, सॉरी, आरएस का जो सेंटेंस होगा यही 5 तरह का हो सकता है, और जिस तरह का सेंटेंस होगा, सेंटेंस का जो नेचर होगा उसके अनुसार इधर चेंजिंग होगा, बदलाव होगा। ठीक है? कोई दिक्कत? इधर जो वर्ब होगा उसके अनुसार इधर चेंजिंग होगा। क्योंकि यहाँ पर जो सेड टू कह रहा है ना, ये जरूरी नहीं कि सेड टू ही रहेगा, ये प्रेजेंट में भी हो सकता है। तो अब जानना जरूरी है कि सेड टू को किस में बदलते हैं, सेड टू को किस में बदलते हैं। कोई दिक्कत? चलो, तो याद रखना है बाबू कि अगर जो है सेड रहे तो सेड को जो है सेड में ही रहने देंगे, कोई चेंजिंग नहीं। अगर यही रहे क्या चीज, सेड टू, तो किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। और ये जो है रूल किसके लिए है? सिर्फ एसर्टिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। कौन? ए से एसर्टिव और एस से सेंटेंस, याद रहेगा। एसर्टिव सेंटेंस का रूल है, क्योंकि सेंटेंस 5 बता रहे थे ना, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। तो ये सिर्फ एसर्टिव सेंटेंस की चर्चा हम कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? एसर्टिव सेंटेंस की। तो यहाँ पर एसर्टिव सेंटेंस में अगर यहाँ सेड टू है तो सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे और सेड को सेड में रहने देंगे। अगर जो है क्या आ गया बाबू, से आ गया तो से को से में, अगर यही जो है क्या आ जाए, जल्दी बोलिए, सेज टू आ जाए तो किस में बदलेंगे? टेल्स में बदलेंगे। अगर यही जो है क्या आ जाए, से टू आ जाए तो किस में बदलेंगे? टेल में। यहाँ पर क्या लॉजिक है समझो, क्योंकि यहाँ ये इसमें देखो से में क्या लगा, एस लगा है, तो यहाँ पर टेल्स हो जाएगा, और यहाँ पर से में क्या है, एस नहीं लगा है, तो ये हो जाएगा टेल। याद रहेगा? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है? अब इसके साथ देखो, दिस को डैट में बदलते हैं, दिस को डैट में बदलते हैं, दीज को दोज में बदलते हैं, ठीक है ना। एस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं, टुडे एस्टरडे को, सॉरी टुमारो को नेक्स्ट डे में बदलते हैं। इस तरह से कुछ वर्ब और एडवर्ब को बदला जाता है, मतलब एडवर्ब को बदलते हैं, एडजेक्टिव को बदलते हैं, वो रूल हम आगे लिखाएंगे, क्योंकि स्पीच जो है क्लास इसी तरह से बहुत लंबा हो गया, राइट। जो मेन चीज़ है उसको बदल दे रहे हैं। अब देखो बाबू, ये बदलने के लिए याद रखना, ये जो चीज़ हम बदलने के लिए जो बता रहे हैं ना आप लोग को, ये चीज़ जो भी बता रहे हैं बदलने के लिए, जो आरबी का जो है वर्ब के रूप में होगा, ये सब कहाँ होगा? आरबी के वर्ब के रूप में दिया रहेगा। देखो तो इसी में से ना कहीं से है सेड टू, है ना, देखो तो सेड टू है ना, तो यहाँ सेड टू है, कोई दिक्कत? तो सेड टू को टोल्ड में बदलना है, कोई दिक्कत? ये सिर्फ किसके लिए अप्लाई हो रहा है? एसर्टिव सेंटेंस के लिए। लेकिन अगर यही एसर्टिव सेंटेंस में नहीं, इंट्रोगेटिव में रहे, जैसे इधर का सेंटेंस किस में है? एसर्टिव है। अगर यही इंट्रोगेटिव रहता
कि ही सेड टू मी एम आई पुअर, इस एम को बाहर कर देते तो ये इंट्रोगेटिव हो जाता। तो ये रूल जो है वहाँ नहीं लगेगा, ये रूल जो है सब फेल हो जाएगा, ये सारा का सारा रूल खत्म हो जाएगा। ठीक है बाबू, याद रहेगा। चलो, तो पहला रूल हो गया कि एसर्टिव सेंटेंस रहेगा तो इस तरह से बदलेंगे। और दूसरा कि ये जो कॉमा देख रहे हैं ना, कॉमा आ इन्वर्टेड कॉमास, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर एसर्टिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं बाबू? डेट लगाते हैं। डेट कहाँ लगाते हैं? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डेट लगाते हैं। कब? जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तब। अभी इसको यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। एक चीज और याद रखना है, पता है क्या? रोशनी बताओ। सन, सन मतलब, अच्छा सन माने बेटा, चलिए सन मतलब बेटा। लेकिन नरेशन के क्षेत्र में होता है कि, ठीक है ना, कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, SON। तो फर्स्ट पर्सन माने आई और वी किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। वहाँ समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ आ जाइए, यहाँ जो है ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ, ठीक है ना। ये जो RS का जो यहाँ पर क्या होगा, RS का जो सब्जेक्ट होगा, अच्छा है, इसमें और भी कुछ आ सकता है। जैसे ही सेड टू मी कह देता है कि आई एम योर फ्रेंड, तो फिर योर आ जाता कि नहीं, या आई एम योर रिलेटिव, ठीक है ना, आई एम योर वाइफ, आई एम योर हस्बैंड आ जाता, तो योर आ जाता ना, तो अलग अलग प्रोनाउन आ जाता। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों प्रोनाउन एक ही में आ सकता है, इसलिए ये रूल जानना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या हम बता रहे थे? सन। क्या बता रहे थे बाबू? सन। यानी कि ये फर्स्ट पर्सन जो है आई, सब्जेक्ट के अनुसार, तो किसके सब्जेक्ट, इसको बदलेंगे तो इसके अनुसार आ जाएगा। यानी कि आरबी का फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, ठीक है ना, सॉरी, आरएस का फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ठीक है ना। अगर ये फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएगा, लेकिन इसी के जगह पर अगर क्या जाए, सेकेंड पर्सन आ जाए, ये फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया। अभी चेंज करेंगे, यहाँ चेंज कर दे क्या? चेंज जब तक नहीं करेंगे ना तब तक नहीं समझ में आएगा। देखो, जब तक चेंज नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। तो ये हो गया, ये है ना डायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट जब बदलेंगे ना, क्या कैसे बदलेंगे? इनडायरेक्ट। तो पहले देख लो, ही सेड टू, तो क्या कर देंगे? जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या कर देंगे? ही, जो कहते हैं वो नोट कर देंगे, और सेड टू को टोल्ड में, मतलब ही टोल्ड मी। यहां तक जो है कुछ नहीं देखना है, कुछ सोचना समझना नहीं है, ठीक है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे बताओ? डेट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस एसर्टिव है, तो यहां क्या कर देंगे बाबू? डेट कर देंगे, ठीक है ना। अब जो है इसको बदलना है, आई एम पुअर को। तो इसी को समझा रहे थे कि जब फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार, माने यहाँ जो भी प्रोनाउन, माने इस वाक्य में, यानी कि आरएस के वाक्य में जो भी प्रोनाउन होगा उस सन के अनुसार बदलेगा। सन मतलब आरबी का जो भी, हाँ, प्रोनाउन है, आरबी का जो भी प्रोनाउन है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है ना, तो ये सब्जेक्ट, एस माने सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। अब आई किसके अनुसार बदल जाएगा? हाँ, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? ही। कोई दिक्कत? दूसरा ध्यान देना है कि ये जो है टेंस, ये आरबी जो है प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है। अगर आरबी जो है, आरबी अगर पास्ट टेंस में है तो आरएस का टेंस बदलेगा, टेंस बदलेगा। अब टेंस भी बदलने का रूल होता है, नियम होता है, उसको लिखा देंगे, उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे, याद दिलाएगा, राइट। चलिए, तो आरबी का जो क्या होगा, जो वर्ब होगा, ठीक है ना, अगर वो पास्ट में है तो आरएस का टेंस बदलेगा। कोई दिक्कत? अभी सिंपल वे में ही जान लीजिए कि अगर इज, आ,
एम। अगर दिया रहा तो इसको किस में चेंज कर देंगे? वाज और वर में चेंज कर देंगे। हैज हैव दिया रहा है तो हैड में चेंज कर देंगे। सिंपल तरीका जान लीजिए, क्योंकि यहाँ एम दिखाई दे रहा है तो आपको कन्फ्यूजन न रहे। ठीक है, चलो, तो आई के बदले यहाँ पर आ गया ही। अब कोई पूछता है कि ही कहाँ से आया, तो समझ में आ रही है? ठीक है, तो सेंटेंस ये पास्ट में है तो अब टेंस भी बदलेगा। अगर ये प्रेजेंट में रहता या फ्यूचर में रहता तो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन बदलता। क्या बदलता? प्रोनाउन बदलता। जैसे जहाँ कह रहा नहीं कि सेड टू, वहाँ पर क्या रहता? से रहता, नहीं तो सेज टू रहता। राइट, तो अब हो जाएगा ही। ही के अनुसार अब क्या हो जाएगा? जैसे इज आर एम में से वाज वर, तो वाज या वर, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। कोई दिक्कत? रोशनी, ही वाज। क्लियर? अब आ जाएगा क्या चीज? कंसेप्ट क्लियर हुआ? यानी कब हो गया कि ही टोल्ड मी डैट ही वॉज पुअर। शुरू में बता रहे थे ना कि नरेशन क्या है कि जब दूसरे के स्टेटमेंट को, दूसरे के कथन को स्पीकर अपने भाषा में बोलता है, नूरी ध्यान दो, अपने भाषा में बोलता है, उसको हम नरेशन कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो देखो, तो यहाँ कह रहा था ना कि ही सेड टू मी आई एम पुअर। अब एक बात बताओ, वो कौन गरीब है? जैसे आई एम, मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं मी मान लो मुझे कि ही सेड टू मी आई एम पुअर, तो बताओ कि मैं गरीब हूँ आकि जो वो मैंने बोल तो मैं रहा हूँ। जैसे रोशनी मुझसे कही कि मैं घर जा रही हूँ, रोशनी मुझसे कही कि मैं घर जा रही हूँ, तो रोशनी मुझसे कही है, घर कौन जा रहा है? बताओ, मैं जा रहा हूँ कि रोशनी? रोशनी जा रही है ना, लेकिन इस बात को कह कौन रहा है? मैं कह रहा हूँ। आप लोगों से कह रहा हूँ कि रोशनी मुझसे कही कि मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा, जा रही हूँ। रोशनी मुझसे कही कि कल मैं नहीं आऊँगी, तो कल कौन नहीं आएगा? मैं नहीं आऊँगा कि रोशनी नहीं आएगी? रोशनी नहीं आएगी। अब तो साबित हो गया ना कि स्पीकर जब दूसरे के बातों को अपने जुबानी बोल देता है उसे नरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसी थ्योरी पर चेंज हुआ है। कोई दिक्कत? एक प्रेजेंट टेंस में देख लीजिए आप लोग, एक सेंटेंस मात्र। ठीक है, एसआरटी में ही इंट्रोगेटिव वगैरह में नहीं बताएंगे क्योंकि बड़ी लफड़ा वाला चीज़ है, क्योंकि वो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो बेटा, अब इसको क्या कहेंगे बाबू? डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन रहेगा, ध्यान दो। जैसे मान लो कि कहा राम सेज टू मी, ध्यान दो बाबू। हाँ, यही जो है लास्ट जो है सेंटेंस होगा। उसके बाद टेंस कैसे बदलता है वो बताएंगे, क्लास ओवर कर देंगे। राइट, चलिए। तो राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है, राम मुझसे कहता है। अब क्या कहता है जी? जल्दी बोलिए। सी हेट्स मी। हाँ, राम मुझसे कहता है कि वह मुझसे नफरत करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग को बताए थे ना कि इसको क्या कहते हैं? आर भी, और इसको क्या कहते हैं? आर एस। तो आर एस का सब्जेक्ट क्या है? सी है, और आर एस का ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। और आर भी का ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। और सब्जेक्ट क्या है? राम है। और वर्ब क्या है? सेज टू। पहले तो यही जानना पड़ेगा आप लोग को, यही सीखना पड़ेगा। ठीक है ना? अब जब इसको हम क्या करेंगे बाबू? इनडायरेक्ट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? हाँ, इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो क्या करेंगे बाबू? कहाँ ध्यान देना है याद रखिएगा, क्योंकि 5 सेंटेंस होता है, 5 सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बदला जाता है। सबका अलग अलग नेचर होता है, क्वालिटी होता है। जैसे 5 पांडु थे तो 5 पांडु का अलग अलग क्वालिटी था। कोई गद्दा में एक्सपर्ट था, कोई धनुष बाण में एक्सपर्ट था, कोई भाला में जो एक्सपर्ट था, कोई बात करने में एक्सपर्ट था। सही ना? चलो,
तो अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ तक तो कुछ नहीं सोचेंगे। जब सब्जेक्ट जो है चुनाव करेंगे तो कहेंगे राम, कोई दिक्कत। और जैसे बारी आएगी रोशनी, समझो यहीं पर जो है कन्फ्यूजन रहता है। अब जैसे यहाँ पर सेज 2 को बदलना है, आपको यहाँ लिखाए भी थे, तो सेज 2 को बदलने के लिए आंख बंद करके नहीं बदलेंगे, यही समझना है। आंख बंद करके बिल्कुल नहीं बदलेंगे, पहले आरएस पर ध्यान देंगे कि आरएस जो है किस सेंटेंस में है, कौन सा सेंटेंस है, एसर्टिव का सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव का है कि इम्परेटिव का है कि ऑप्टेटिव का है कि एक्सक्लामेटरी का है। क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ रूल हम बता रहे हैं एसर्टिव का, ठीक है ना। तो एसर्टिव के अनुसार जैसे बदलने के लिए बता दिए हैं, लेकिन अगर यही जो है इंट्रोगेटिव रहता तो अलग थ्योरी हो जाता, तब जो इस तरह से नहीं बदलता, याद रखिएगा, उसका अलग थ्योरी होता है, अलग दूसरे दिन बताएंगे। ओके चलो, अब यहाँ पर जो है सेज 2 को, चूंकि ये एसर्टिव सेंटेंस है, तो सेज 2 को किस में बदलेंगे, टेल्स में, बहुत मारेंगे, टेल्स में बदलेंगे। अभी इधर लिखा रहे थे, और ये सारे के सारे फेयर तैयार करना है, याद रखना। तो सेज 2 को टेल्स, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट, याद रहेगा, डेट। यहां तक हम आ गए, सी टेल्स डेट, लेकिन सॉरी मी कहाँ गया, मी भी रहेगा ना, सी टेल्स मी, अब तो आएगा बाबू डेट, सी टेल्स मी डेट। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर जो है सी है, अभी बता रहे थे कि फर्स्ट पर्सन माने आई और वी, और सेकेंड पर्सन यू, ठीक है बाबू। तो आई और वी हो गया फर्स्ट पर्सन, आई यू हो गया सेकेंड पर्सन, और बाकी दुनिया के हर चीज थर्ड पर्सन में आता है, यानी कि आपके गॉड भी आते हैं थर्ड पर्सन में। साधारण इंसान तो दूर की चीज है, राइट, गॉड भी आते हैं थर्ड पर्सन में, ठीक है। चलो अब यहां क्या करेंगे बाबू, इसके अनुसार समझ लो, इसके अनुसार, हाँ, पर्सन को कैसे बदलेंगे, सन के अनुसार। सन अभी तो बता रहे थे, तो सन में क्या बता रहे थे कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ ये थर्ड पर्सन है कि नहीं, अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन रहता तो सब्जेक्ट के अनुसार, माने ये सब्जेक्ट हो जाता, ठीक है, ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज। तो यहाँ मतलब यहाँ सी का सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, सब लोग ध्यान दीजिए, जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, सब लोग ध्यान दो। हो सकता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन में तुम लोग चले जाओगे। इज आ एम को किस में बदलते हैं बाबू, वाज वर में बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी के अनुसार वाज की वर, किस में बदलेंगे, वाज में कि वर में। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ प्रियंका, ठीक है ना। यही ध्यान देना है, क्योंकि बाबू ये जो है क्या है, हाँ ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ यानी कि आरबी का वर्ब प्रेजेंट में रहे, फ्यूचर में रहे, तो इधर का सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन बदलता है। अब प्रोनाउन के अनुसार वर्ब लग जाएगा, उसी टेंस का वर्ब लगेगा, टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पर सी हो गया, राइट, तो यहाँ पर ठीक है, सी के अनुसार हेट्स है, यहाँ सी के अनुसार भी क्या हो जाएगा, हेट सी रहेगा, सी हेट्स, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, सी हेट्स। और मी किसके अनुसार बदलेगा, अरे अभी तो सन के अनुसार। मी पहले बताओ कि मी जो है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है। मी जो है फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये मी जो है क्या, देखो यहाँ से आओ, यहाँ देखो, यहाँ चले आओ, यहाँ आओ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन मी बदल जाएगा राम के अनुसार, ठीक है। तो नरेशन के नियम होता है कि हम गाय देंगे तो हमें गाय चाहिए, हम भैंस देंगे तो भैंस चाहिए, पेन देंगे पेन चाहिए, बुक देंगे बुक चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बुक दे रहे हैं आप उधर से कलम दीजिएगा, ना सर बुक तो आपका खो गया, एक कलम ले लीजिए, साधा लीजिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो हम देंगे वही चाहिए।
मतलब ये किस फॉर्म में है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बाबू? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो राम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? राम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? समझो, राम एक पुरुष का नाम है। अब पुरुष के लिए अगर सिंगुलर है तो यहां पर ही लगता है, और अगर महिला रहती तो सी। तो अब बताओ कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम होगा। आप समझ में आ गया? तो यहां पर क्या कर देंगे बाबू? हिम हो गया। अगर यहां पर किसी महिला का नाम रहता तो वहां पर हर हो जाता है, माने मी। अब ये मत सोचो कि सर यहाँ तो मी है तो ये हिम कहाँ से आ गया। यहाँ कंफ्यूजन में नहीं रहना कि हिम कहाँ से आया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ये आरबी का ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा। और थर्ड पर्सन नो चेंज, जो हम नो चेंज करके सी पर बता रहे थे। तो जैसे यहाँ भी चेंज नहीं हुआ है, हुआ है? नहीं हुआ है। अब बताओ कि नरेशन चेंज करना आसान है या डिफिकल्ट? लेकिन कब? ये सारे थ्योरी मालूम होगा तब। टेंस कैसे बदलता है थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर देंगे, ठीक है ना? यानी कि हाउ टू चेंज टेंस, ये जानना जरूरी है ना जी। कि जो है कि हम टेंस को जो है कैसे चेंज करेंगे, मतलब किस टेंस में रहेगा तो किस टेंस में ले जाएंगे। कोई दिक्कत? तो टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है? तो एकदम सिंपल तरीका है कि प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों में बदल देता है, ठीक है? प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों में बदल जाता है। लेकिन पास्ट को जब बदलते हैं वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप फ्यूचर में कुछ नहीं करना है, सेल को शुड में और विल को वुड में बदल देना है। बहुत आसान है, बोल दिए तो आसान है, लेकिन लिखेंगे तो 2-4 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है? लेकिन लिखेंगे जरूर, ध्यान दो, क्योंकि 5000 बच्चे कमेंट करके पूछे हुए हैं। सोचो, कहीं ना कहीं उनको कन्फ्यूजन है तभी तो पूछे हुए हैं। तो याद रखो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट किस में चला जाएगा जी? सिंपल पास्ट में, ठीक है? यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक होगा तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। जैसे कहा है कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है ना? आई लव यू, तो आई लव यू सिंपल प्रेजेंट में है और आर भी पास्ट टेंस हो गया। तो इधर का जो कह रहा है कि आई लव यू वो अब सिंपल पास्ट में चला जाएगा, ठीक है ना? एक यहाँ लिख देते हैं, समझिए, समझने के लिए। जैसे मान लो कि सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में चेंज करना हो। जैसे मान लो कि यहाँ पर रहेगा चीज़ आई लव यू, तो जब इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले तो अब ये प्रोनाउन भी जो है टेंस के अनुसार बदल जाएगा। प्रोनाउन जो है बदलेगा, जो सन के अनुसार बता रहे थे उसके अनुसार बदलेगा। सिर्फ हम सेंटेंस बदल दे रहे हैं। क्या बदल रहे हैं? सेंटेंस। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब में एस या ईएस लगा रहता है। प्रोनाउन खुद से बदल लीजिएगा, सिर्फ इस लव को हम बदल दे रहे हैं। इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए, लव्ड हो जाएगा। अब जो है आई बदलेगा तो क्या होगा, यू बदलेगा तो क्या होगा, आपको कमेंट में बताना है। और जो ऑफलाइन के बच्चे हैं डायरेक्ट बता देंगे। ओके, चलिए। तो ये पहला चीज रहा बाबू कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, और दूसरा जान लीजिए कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट या इसी को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये किस में चला जाएगा? हाँ, पास्ट इम्परफेक्ट में, पी फॉर पास्ट, ठीक है। तीसरा जान लीजिए बाबू कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक हो तो किस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। शॉर्ट फॉर्म सेम दिख रहा होगा, लेकिन जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, ठीक है। और चौथा प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। समझ में नहीं है? अब बारी आती है किसकी? नहीं, अब पास्ट नहीं, वहीं पर तो समझना है, ठीक है? पास्ट में समझना है, याद रखिएगा। अगर जो है आर एस, आर भी जो है पास्ट हो, आर भी जो है पास्ट टेंस में हो, आर एस में का सेंटेंस जो है किस में हो? ध्यान दो, सिंपल पास्ट में हो। किस में हो बाबू? सिंपल पास्ट टेंस में हो तो किस में बदलेगा? नहीं मालूम है। पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। अगर यहां पर जो है, अगर जो है ये रहे पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो किस में बदलेगा? तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट, हाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दो जो है काफ़ी जटिल है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं। याद रहेगा, सिंपल पास्ट में सेंटेंस हो आर एस के जगह पर, और आर भी जो है पास्ट टेंस में हो, मैंने सेड हो रहा है, चाहे सेड टू रहे, ठीक है? तो किस में बदल जाएगा? सिंपल पास्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना? वो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब बारी आती है किसकी? जल्दी बोलिए। अब बारी आती है बाबू फ्यूचर टेंस की, माने ए फॉर फ्यूचर और टी फॉर टेंस। इसमें क्या करते हैं कि शैल को शुड में और विल को वुड में बदल देते हैं, ठीक है? बाकी दिस को डैट में, दिस को दोज में, वो सब कैसे बदला जाता है? टुडे को, यस्टरडे को, टुमारो को, ठीक है ना? ये सब जो है दूसरे दिन लिखा देंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है। सही है गलत? सही ना? तो यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया? तो ये जो है, जो आप लोग डिमांड किए हुए थे कि सर आर्टिकल, वॉइस और नरेशन का कंसेप्ट समझाइए, तो कंसेप्ट समझ में आ गया? चलिए, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो अगर डिटेल में पढ़ना है, चाहे स्पोकन हो या ग्रामर हो, तो जुड़ना तो पड़ेगा ना। और जुड़ने के लिए मतलब आप जहाँ हैं वहाँ से मेरे तक कौन सा रास्ता आता है? ऑनलाइन। कितना हो दुनिया के किसी भी कोने में, तो ऑनलाइन जुड़ जाइए, यूट्यूब से जुड़ जाइए, तो मेरे एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। कोई दिक्कत? दोनों ध्यान दीजिए, ऑनलाइन से जुड़ने का यही एड्रेस है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आप प्ले स्टोर पर जाइए तो डाउनलोड कर लीजिए, आपको कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। हम जो कोर्स डेवलप किए हुए हैं वो कंप्लीट फैमिली पैक है, स्कूल के लिए भी है, ठीक है ना, और परिवार के लिए भी है। पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, या स्कूल संचालक है पूरे स्कूल के बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, ठीक है, या कॉलेज संचालक है पूरे कॉलेज के बच्चों को इंग्लिश बोलवानी है, तो हर एज ग्रुप के लिए इस पर कोर्स अवेलेबल है। और हर एज ग्रुप में सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं, इवन कम पढ़े लिखे लोग जो बिल्कुल स्कूल नहीं गए हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। क्योंकि बिल्कुल जो स्कूल नहीं गए हैं वो हिंदी बोल सकते हैं, भोजपुरी बोल सकते हैं, मराठी बोल सकते हैं, तेलुगु बोल सकते हैं, बंगाली बोल सकते हैं, तो इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते हैं? वो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, बशर्ते कि उनको माहौल मिलना चाहिए, ठीक है। और पढ़ाई के लिए हॉल की ज़रूरत नहीं है। हॉल समझ रहे हैं ना, जैसे बहुत बड़ा हॉल है, तो पढ़ाई के लिए हॉल की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि पढ़ाई के लिए माहौल की आवश्यकता होती है। पढ़ाई के लिए माहौल की आवश्यकता होती है। एक चीज़ और याद रखिएगा, दुनिया के कुछ पाने के लिए, मतलब दुनिया के कुछ भी पाने के लिए लाठी डंडा उठाने की आवश्यकता नहीं है।
गांधी जी हथियार उठाए थे क्या? देश आज़ाद हुआ ना? बोलिए। गांधी जी हथियार तो नहीं उठाए थे, फिर भी अंग्रेजों को भगा दिए। बोलिए। अंबेडकर साहब हथियार नहीं उठाए थे, फिर भी जो है उनको क्या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बोला जाता है ना, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और गांधी जी को फादर ऑफ नेशन। लेकिन जो जो गन उठाया उसको कोई कुछ मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? इसलिए कि हमें शांति में बिलीव करना चाहिए, लड़ाई झगड़े में नहीं। वो तो अंग्रेज था तो मारना जरूरी था, तो कोई बम उठाया, कोई पिस्टल उठाया, कोई लाठी भला मार छेद छाप दे, राइट। हाँ, उधम सिंह क्या किए? उधम सिंह जाके जो है बम मार दिए, गोली मार दिए। कहाँ पर? जनरल डायर को जो सम्मानित किया जा रहा था इंग्लैंड में, वहाँ पर हमारे जो है भाई बस ढाए ढाए ठाए ठाए काम खत्म, राइट। अभी भी लाल किला पर जाइएगा ना, तो लाल किला पर उधम सिंह के लिए, उधम सिंह के सम्मान में एक लाइन लिखा हुआ है, सुनना चाहेंगे आप लोग? कि जिस जगह पर बंद होंगे शेरे नर पंजाब के रहने वाले थे, जिस जगह पर बंद होंगे शेरे नर पंजाब के, आबरू बढ़ जाएगी उस जेल की दीवार की, उस जेल की दीवार की। याद रखिएगा। देखिए बाल, देखिए खड़ा हो गया, देख लीजिए, ऑनलाइन वाले देख रहे हैं ना, याद रखिएगा। काश हम जिंदा होते, हम मारते बम जो दिया जाते, बड़ा फांसी पर चढ़ा दे, राइट। हमारे देश में अंग्रेजों का राज चलेगा, ठीक है। चलो बाबू, तो कहने का मतलब क्या है? गांधी जी पिस्टल नहीं उठाए, बम नहीं उठाए, तो शांति में बिलीव रखो बेटा, एजुकेशन हासिल करो, ठीक है ना। शांति, मोहब्बत, प्यार में विश्वास रखो, समझ में ना। चूंकि एक मेरे दोस्त है, वो कहते हैं कि इंसान को ताकत की ज़रूरत तब पड़ती है जब कुछ गलत करना हो। गौर से सुनना आप लोग, इंसान को ताकत की ज़रूरत तब पड़ती है जब कुछ गलत करना हो, वरना दुनिया का हर चीज़ पाने के लिए मोहब्बत ही काफ़ी है, मोहब्बत ही काफ़ी है। और इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। कोई कन्फ्यूजन है? ले ले एक छोटा सा ब्रेक। ओके, जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.